कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि अगर किसी की धड़कन भी तेज होती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। दरवाजे पर खड़ी सिल्वी की नजरें एक पेंडुलम की तरह घूम रही थीं, कभी डेविल पर तो कभी ध्रुवांश पर। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक तरफ सुनहरे मुखौटे के पीछे बैठा शासक और दूसरी तरफ साधारण कपड़ों में खड़ा योद्धा, दोनों एक ही थे, लेकिन अलग अलग। बाकी सभी, आयत, एल्डर रैल, हैरानी से सिल्वी को देख रहे थे। उनके लिए ये एक अजीब घटना थी। एक लड़की का इस तरह बिना इजाजत इतनी अहम मीटिंग में घुसाना कोई छोटी बात नहीं थी। आयत की तीखी नजरें सिल्वी पर टिकी थीं, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लकी और ड्यू, मूनलाइट रेल्म के दो सबसे खतरनाक और रुतबेदार लोग, सिल्वी को देखते ही अपनी कुर्सियों से सम्मान में खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में सिल्वी के लिए वही आदर था जो वो डेविल को देते थे। आयत ने मन ही मन सोचा, ये लड़की कोई साधारण दासी या मंत्री नहीं है, इसका रुतबा यहां बहुत ऊंचा है। सिल्वी अभी भी अपनी उलझन में थी कि तभी हॉल के मुख्य सिंहासन से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। आओ सिल्वी, यहां आओ। यह आवाज डेविल यानी ध्रुवांश के क्लोन की थी। उसमें अधिकार भी था और अपनापन भी। इस आवाज ने सिल्वी को होश में लाया। उसने तुरंत स्थिति को संभाला। उसने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर गंभीरता का लबादा ओढ़ा और धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस टेबल की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसकी नजरें बार बार ध्रुवांश और उसके बगल में बैठी आयत पर जा रही थीं। ध्रुवांश और उसके साथ वो बेहद खूबसूरत लड़की। सिल्वी ने आयत को ऊपर से नीचे तक देखा। आयत की सुंदरता, उसका शाही अंदाज और उसकी वो खतरनाक आभामंडल, ऑरा, सब कुछ सिल्वी के दिल में एक अजीब सी खलबली मचा गया। ये कौन है? सिल्वी के मन में सवाल कौन था? इतनी खूबसूरत, इतनी ताकतवर, और ये ध्रुवांश के इतने करीब क्यों बैठी है? सिल्वी के पेट में एक जलन सी महसूस हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ध्रुवांश किसी और लड़की के साथ है और वो लड़की उसे बराबरी की टक्कर दे रही है। दूसरी तरफ आयत भी कम नहीं थी। एक लड़की की सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि ये नई लड़की उसके साथ ही ध्रुवांश को कुछ ज्यादा ही गौर से देख रही है। आयत की भौहें थोड़ी तन गईं। उसे सिल्वी का ध्रुवांश को ऐसे घूरना खटक रहा था। लकी ने माहौल को संभालते हुए सिल्वी को डेविल के दाहिनी ओर वाली खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। ड्यू ने आगे बढ़कर कुर्सी खींची। सिल्वी ने बैठते हुए अपनी ड्रेस ठीक की। उसने खुद को शांत किया और अब एक रानी की भूमिका में आ गई। लकी ने अपना गला साफ किया। उसने हाथ हिलाया और एक भव्य परिचय के साथ कहा, ब्लड सेक्ट की महारानी और आदरणीय एल्डर। लकी की आवाज में गर्व था। इनसे मिलिए, ये हैं मूनलाइट रेल्म की लेडी, हमारे मास्टर सर डेविल की होने वाली पत्नी और इस साम्राज्य की भविष्य की रानी मिस सिल्वी। होने वाली पत्नी? ये शब्द सुनते ही एल्डर रैल ने तुरंत सिर झुकाकर गहरा सम्मान व्यक्त किया। ये बहुत बड़ी पदवी थी। आयत ने भी शिष्टाचार निभाते हुए एक हल्की सधी हुई मुस्कान दी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सिल्वी की वो घूरती हुई नजर अटकी हुई थी। लकी ने अब सिल्वी की ओर मुड़कर मेहमानों का परिचय देना शुरू किया। मिस सिल्वी, आपके सामने जो बैठी हैं वो प्राचीन ब्लड सेक्ट की मौजूदा शासिका महारानी है। उनके बगल में उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार एल्डर रैल है। लकी थोड़ा रुका, फिर ध्रुवांश की ओर इशारा करते हुए एक सपाट आवाज में बोला, और आखिर में ये हैं ध्रुवांश, एक इंसानी हंटर जो हमारे मास्टर के दिल के बहुत करीब हैं और उनके दोस्त भी हैं। ध्रुवांश ने मन ही मन लकी की तारीफ की। बढ़िया खेला लकी, एकदम सही इंट्रोडक्शन। सिल्वी अब तक पूरी बाजी समझ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसे अनजान बनने का नाटक करना है। उसे दिखाना है कि वो ध्रुवांश को नहीं जानती, या कम से कम उसे वो तवज्जो नहीं देनी जो असल में देना चाहती है। उसने ध्रुवांश की आंखों में आंखें डाली। उस एक पल में उनकी नजरों के बीच हजारों बातें हो गईं। वापस आ गए और बताया भी नहीं, और ये लड़की कौन है, बाद में खबर लूंगी आकी। लेकिन जुबान से उसने बेहद औपचारिक और शाही अंदाज में कहा, आप सभी का मूनलाइट रेल्म की स्काई सिटी में स्वागत है। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखें ध्रुवांश पर ही जमी थीं। आयत को ये बात और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। ये फ्यूचर रानी है तो मेरे साथी को ऐसे क्यों देख रही है जैसे उसे खा जाएगी। खैर, शिष्टाचार का दौर खत्म हुआ। अब बारी थी असली मुद्दे की। डेविल ने अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाईं। सन्नाटा छा गया। मुखौटे के पीछे से उसकी आवाज गूंजी, तो ब्लड सेक्ट की महारानी यहां कैसे? मेरे शहर में आपका आना कैसे हुआ? आयत अपना पक्ष रखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि ध्रुवांश ने बीच में ही बात काट दी। वो जानता था कि आयत का स्वाभिमान उसे याचना करने से रोकेगा, इसलिए उसने वकील बनने का फैसला किया। ध्रुवांश थोड़ा आगे झुका और डेविल को देखते हुए बोला, सर डेविल, इन्हें यहां मैं लेकर आया हूं।
उसने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता और दुख का मिश्रण घोलते हुए कहा, इनकी सिटी ब्लड सेक्ट पर एक भयानक आपदा आई है। अनडेड डेमन्स की एक विशाल सेना ने उनके घर पर हमला कर दिया था। पूरा शहर तबाह हो गया है सर, सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसलिए मैं इन्हें और इनके बचे हुए लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप, जो इतने महान और दयालु हैं, इनकी मदद जरूर करेंगे। डेविल ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए एक नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया। दुखद घटना है, बिल्कुल, हम मदद कर सकते हैं। फिर उसने तीखी नजर से पूछा, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि इन्हें मदद में क्या चाहिए, खाना, हथियार या कुछ और? ध्रुवांश ने सीधे मुद्दे की बात की। सर, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें मूनलाइट रेल में थोड़ी जगह दे दें, एक ऐसा इलाका जहां ये अपना ब्लड सेक्ट दोबारा बना सकें और शांति से रह सकें। ये सुनते ही कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। डेविल खामोश हो गया। वो कुछ देर तक बस आयत और रैल को घूरता रहा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। एल्डर रैल के माथे पर पसीना चमकने लगा। काफी देर बाद डेविल हंसा, एक सूखी व्यंग्यात्मक हंसी। माफ करना दोस्त, डेविल ने ध्रुवांश को देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में दोस्ती नहीं बल्कि रूखापन था। शायद तुम भूल रहे हो या तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ सिर्फ डेमी ह्यूमंस की प्रजाति के लोगों को पनाह देने वाला हूँ। ये मूनलाइट रेल्म इंसानों के लिए नहीं है। उसने आयत की ओर एक तिरछी नजर डाली। और ये ब्लड सेक्ट के लोग, ये तो इंसान हैं, और मुझे इंसानों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इंसान धोखेबाज होते हैं। ये सुनना था कि आयत का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून हथेलियों में चुभ गए। ये उसकी और उसके लोगों की सीधी बेइज्जती थी। एल्डर रैल को भी गुस्सा आया, लेकिन सामने बैठे उस शख्स का ऑरा इतना भयानक और डरावना था कि उनकी जुबान तालू से चिपक गई। वो मुखौटा, वो बैठी हुई मुद्रा, वो काला लबादा, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि इस शख्स से उलझना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन ध्रुवांश बाहर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर अपना सिर पीट रहा था। वो अपने क्लोन की एक्टिंग देखकर हैरान था। अबे यार, ये क्या कर रहा है? ध्रुवांश ने मन ही मन अपने क्लोन को कोसा। ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है। वाह, डायलॉग तो देखो। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी एक्टिंग करता हूँ? और क्या इस गधे को पता नहीं है कि आयत कितनी पावरफुल है? अगर उसका दिमाग घूमा तो यही महाभारत शुरू हो जाएगी। चूंकि इस वक्त ध्रुवांश और क्लोन ने अपनी यादें शेयर नहीं की थीं, इसलिए ध्रुवांश को क्लोन का ठीक ठीक प्लान पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीत रहे थे, ध्रुवांश को खेल समझ आने लगा। समझ गया, ध्रुवांश ने सोचा। ये मेरा ही क्लोन है, मतलब मेरा ही दिमाग है। ये जानबूझकर भाव खा रहा है। ये आयत को रिजेक्ट कर रहा है ताकि हम अपनी शर्तों को और मजबूत कर सकें। ये सौदा करने का मेरा ही पुराना तरीका है। पहले चीज को ठुकराओ ताकि सामने वाला उसकी कीमत बढ़ा दे। क्लोन आयत की ताकत जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि आयत इस वक्त मजबूर है। वो एक राजा की तरह मोलभाव कर रहा था। ध्रुवांश ने तुरंत अपने क्लोन के इस नाटक में साथ देने का फैसला किया। अब उसे अपना तुरुप का इक्का फेंकना था। ध्रुवांश ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, जैसे वो अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सर डेविल, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ध्रुवांश ने आयत की ओर इशारा किया। ये लोग आम इंसान नहीं हैं। ना तो इनका बाहरी दुनिया के लालची इंसानों से कोई लेना देना है, और ना ही ये डेमन्स के साथ हैं। ये अपनी अलग दुनिया में रहते थे। फिर ध्रुवांश थोड़ा झुका और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना आखिरी दाव खेला। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है आपको इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसने एक नाटकीय पॉज लिया, क्योंकि वो ब्लड कोर, वो पवित्र पत्थर जिसकी आपको तलाश थी, वो इनके पास ही है। ब्लड कोर, ये शब्द हवा में गूंज गया। ये सुनते ही सिंहासन पर बैठे डेविल के शरीर में एक हरकत हुई। उसके चेहरे का रुख तुरंत बदल गया। जो लापरवाही अभी तक उसके बैठने के अंदाज में थी, वो गायब हो गई। मास्क के पीछे छिपी आंखों में एक चमक आ गई, लालच और दिलचस्पी की चमक। ध्रुवांश मन ही मन मुस्कुराया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या ब्लड कोर का नाम सुनकर डेविल मान जाएगा, या आयत को अभी और इम्तिहान देने होंगे? और सिल्वी का क्या होगा, जो अभी भी ध्रुवांश को घूर रही है? क्योंकि वो ब्लड कोर, वो पवित्र पत्थर जिसकी आपको तलाश थी, वो इनके पास ही है। ब्लड कोर, ये शब्द हवा में गूंज गया। ये सुनते ही सिंहासन पर बैठे डेविल के शरीर में एक हरकत हुई। उसके चेहरे मास्क का रुख तुरंत बदल गया। जो लापरवाही अभी तक उसके बैठने के अंदाज में थी, वो गायब हो गई। मास्क के पीछे छिपी आंखों में एक चमक आ गई, लालच और दिलचस्पी की चमक। ध्रुवांश मन ही मन मुस्कुराया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तभी हॉल में डेविल, ध्रुवांश का क्लोन, की आवाज किसी अदृश्य हथौड़े की तरह गूंजी।
उसने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए एक अंतिम फैसला सुनाया। ठीक है, डेविल ने कहा। उसकी आवाज में समझौते की गुंजाइश कम और हुक्म ज्यादा था। मैं इन लोगों को, तुम्हारे ब्लड सेक्ट को यहां पनाह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबकी सांसें थम गईं। उन्हें मेरे अधीन रहना होगा। मूनलाइट रेल्म में 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। यहां सिर्फ एक ही राजा होगा और वो मैं हूं। तुम्हारे लोगों को और तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे। ये शर्त सीधी और अपमानजनक थी। आयत का स्वाभिमान, जो हजारों साल पुराने ब्लड सेक्ट की नींव था, उसे चोट पहुंची। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा कौंधा, लेकिन अगले ही पल उसने मूनलाइट रेल्म की भव्यता, सुरक्षा और अपने 20,000 बेघर लोगों के बारे में सोचा। वो एक रानी थी, और एक अच्छी रानी जानती है कि कब झुकना है ताकि उसके लोग जिंदा रह सकें। उसने एक गहरी सांस ली। वो अपना सिर झुकाकर हां बोलने ही वाली थी। उसके होंठ खुले, लेकिन तभी एक गर्म हथेली ने उसके हाथ को थाम लिया। आयत चौंक गई। उसने मुड़कर देखा। ध्रुवांश ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था। उस स्पर्श में एक अजीब सा अपनापन और सुरक्षा थी। ध्रुवांश ने उसे रोका था। उस भरे दरबार में जहां डेविल का खौफ बोलता था, ध्रुवांश का ये कदम किसी बगावत से कम नहीं था। आयत उसे हैरानी से देखती रह गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, डर से नहीं बल्कि एक अजीब से एहसास से। उसने मुझे झुकने से रोक दिया। दूसरी तरफ सिंहासन के पास बैठी सिल्वी की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में आग लग गई थी। ध्रुवांश का आयत को छूना और आयत का उसे वो खास नजरों से देखना, ये सिल्वी के बर्दाश्त से बाहर था। उसके अंदर की नेचर एंजल शायद इस वक्त किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी। ध्रुवांश ने आयत का हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी नजरों का पहरा नहीं हटाया। वो सीधा डेविल की आंखों में, यानी अपने ही क्लोन की आंखों में देखते हुए बोला, माफ करना सर डेविल, लेकिन ये नहीं हो सकता। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। एल्डर रेल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। हे देवी, ये लड़का क्या कर रहा है? अभी अभी तो बात बनी थी, अब ये सीधे मौत से बहस कर रहा है। रेल जानते थे कि राजा कोई भी हो, उनकी वफादारी आयत के लिए कभी कम नहीं होगी, लेकिन डेविल को मनाना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन आयत वो तो बस ध्रुवांश को ही देखे जा रही थी। उसे उस पल महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो उसके सम्मान के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स से भी भिड़ सकता है। ध्रुवांश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ब्लड सेक्ट आपकी हर तरह से मदद करेगा सर। हम आपके सपोर्टर बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, लेकिन इनकी मलिका यहीं रहेंगी। ये अपने लोगों की रानी थी, हैं और रहेंगी। ये हक इनसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। डेविल खामोश हो गया। वो कुछ देर तक ध्रुवांश को घूरता रहा। ये खामोशी इतनी लंबी थी कि लोगों को अपनी धड़कनें शोर मचाती हुई लगने लगीं। फिर डेविल बोला, आवाज में थोड़ी नाराजगी थी, दोस्त, तुम जज्बात में बह रहे हो। मैं अपने मूनलाइट रेल में, अपने घर में किसी ऐसी ताकत को पनाह क्यों दूं जो वक्त आने पर मेरे ही खिलाफ विद्रोह कर दे? अगर वो मुझे अपना राजा नहीं समझेंगे, अगर वो मेरे प्रति वफादार नहीं रहेंगे, तो कल को वो मेरी पीठ में छुरा भी घोंप सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बात करने को कुछ बचा है। डेविल का तर्क सही था। राजनीति में भरोसा नहीं, नियंत्रण चलता है। लेकिन ध्रुवांश के पास इसका भी तो तोड़ था। वो मुस्कुराया, ठीक है, आपकी चिंता जायज है, तो क्यों ना हम एक बीच का रास्ता निकालें? ध्रुवांश ने एक प्रस्ताव रखा। हम ऐसा करते हैं, ब्लड सेक्ट की आर्मी, उनके योद्धा आपको सर्व करेंगे। युद्ध के मैदान में आपके आदेश उनके लिए पत्थर की लकीर होंगे, लेकिन आप या मूनलाइट रेल्म का कोई भी अधिकारी उन्हें उनकी मलिका के खिलाफ कोई आदेश नहीं दे सकता। मलिका की सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर होगा। ध्रुवांश ने मेज पर झुकते हुए अपनी आखिरी चाल चली, और इस बात की गारंटी कि कोई धोखा नहीं देगा। हम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। ये शब्द सुनते ही एल्डर्स की रूह कांप गई। ये कोई कागजी समझौता नहीं था। ये एक ऐसा जादुई समझौता था जिसे खून की बूंदों से सील किया जाता था। इस पर लिखी किसी भी शर्त को तोड़ने का मतलब था सीधी और दर्दनाक मौत। ना कोई माफी, ना कोई सुनवाई। आत्मा उसी पल शरीर छोड़ देती थी। डेविल ने मन ही मन ध्रुवांश की तारीफ की। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। डेविल ने नाटकीय ढंग से सिर हिलाया। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्लड सेक्ट की महारानी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है तो मुझे मंजूर है। उसने आयत की ओर देखा। ब्लड सेक्ट की महारानी, आपकी शर्तें मुझे कबूल है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं, लेकिन
डेविल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। आयत ने सतर्क होकर पूछा। शर्त? कैसी शर्त? डेविल ने कहा, नाम ब्लड सेक्ट अब इतिहास बन चुका है। अब से आपके लोग और आपकी जगह ब्लड मून सिटी के नाम से जाने जाएंगे। ब्लड मून सिटी। ये नाम सुनते ही आयत की आंखों में चमक आ गई। ये नाम मूनलाइट रेल्म और ब्लड सेक्ट दोनों का एक संगम था। ये अपमान नहीं बल्कि एक नया सम्मान था। उसने ध्रुवांश की ओर देखा। ध्रुवांश ने आंखों से इशारा किया, मान जाओ। आयत ने मुस्कुराते हुए डेविल की ओर देखा। ठीक है, हमें मंजूर है। हवा में एक जादुई चर्मपत्र प्रकट हुआ। शर्तें लिखी गईं। आयत ने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद उस पर टपकाई। डेविल ने भी वही किया। जैसे ही दोनों का खून मिला, एक लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, सौदा पक्का हो गया। अब बारी थी उपहार की। डेविल ने ड्यू की ओर मुड़कर आदेश दिया। ड्यू, अभी कुछ दिनों पहले सिल्वी और हमारे साथियों ने मिलकर एक बेहद खूबसूरत शहर बसाया था। वो जगह जिसे सिल्वी ने बड़े प्यार से बटरफ्लाई वैली नाम दिया था। ये सुनते ही सिल्वी का दिल धक से रह गया। उसने झटके से डेविल की ओर देखा। डेविल ने अपनी बात जारी रखी। उस बटरफ्लाई वैली को आज से न्यू ब्लड मून सिटी घोषित किया जाता है। वो अब महारानी आयत और उनके लोगों का नया घर होगा। वो मूनलाइट रेल्म का सबसे ताकतवर और खूबसूरत हिस्सा बनेगा। सिल्वी को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। बटरफ्लाई वैली, वो जगह कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं थी। सिल्वी ने अपनी नेचर एंजल की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बनाया था। उसने वहां एक एक फूल, एक एक झरना अपने हाथों से सजाया था। वो जगह एकदम जादुई थी, परियों की दुनिया जैसी। रंग बिरंगी तितलियां, क्रिस्टल जैसा साफ पानी, हवा में झूलते बागीचे। सिल्वी ने वो जगह एक सपना देखकर बनाई थी। एक सपना जहां वो और ध्रुवांश सुकून के पल बिताएंगे। वो उसका और ध्रुवांश का लव नेस्ट होने वाला था। और आज ध्रुवांश यानी डेविल ने उसका वो सपना उठाकर उस लड़की यानी आयत को दे दिया जिसे सिल्वी एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सिल्वी की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि ये डेविल का आदेश था, लेकिन अंदर से वो टूट गई थी। ध्रुवांश ने अनजाने में उसका दिल दुखा दिया था। मीटिंग खत्म हुई। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। सभी लोग, एल्डर, ड्यू, लकी और खुद डेविल, नदी के उस पार उस खूबसूरत वाली को देखने और ब्लड सेक्ट के लोगों से मिलने के लिए निकलने लगे। हॉल धीरे धीरे खाली हो गया। आखिर में सिर्फ दो लोग बचे थे, आयत और सिल्वी। सिल्वी अपनी कुर्सी से उठी। उसका मूड बेहद खराब था। वो नफरत भरी नजरों से एक बार आयत को घूर कर वहां से जाने के लिए मुड़ी। उसके पैरों की चाप में गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन तभी पीछे से आयत की आवाज आई, शांत, गंभीर और बेहद पैनी। रुको। सिल्वी के कदम थम गए। आयत धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। वो सिल्वी के चेहरे को ऐसे पढ़ रही थी जैसे कोई खुली किताब हो। हमें बहुत देर से लग रहा था कि हम तुम्हें जानते हैं, आयत ने रहस्यमय अंदाज में कहा। और अब हमें याद आ गया, तुम वही हो ना? सिल्वी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो पलटी और हैरानी से आयत को देखने लगी। आयत ने तीखा सवाल किया, तो क्या मूनलाइट रेल्म में तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, या तुम सबको धोखा दे रही हो अपनी असली पहचान छिपाकर? सिल्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जो अभी तक गुस्से में थी, अब घबराहट में आ गई। कौन हो तुम? सिल्वी ने हकलाते हुए पूछा। और तुम क्या बकवास कर रही हो? आयत की आंखों में एक पुरानी चमक थी, बदले की, यादों की। तुम शायद ब्लड सेक्ट को भूल गई हो सिल्वी, लेकिन हम तुम्हारे सेक्ट को और तुम्हारे बाप को नहीं भूले हैं। हमारे इतिहास जुड़े हुए हैं। सिल्वी के दिमाग में बिजली कौंधी। ब्लड सेक्ट। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। वो बचपन, वो संघर्ष, वो राज। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत रक्षात्मक हो गई। उसने अपना रुतबा दिखाते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं यहाँ की होने वाली रानी हूं। और रही बात राज की, तो डेविल मेरे बारे में सब जानते हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं छिपाया। आयत ने एक हल्की समझदार मुस्कान दी। वो सिल्वी की आंखों में झांक रही थी, उन आंखों में जहां प्यार भी था और डर भी। तुम हमसे झूठ बोल रही हो या खुद से? आयत ने नरमी से लेकिन सच्चाई की चोट करते हुए कहा। तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं सिल्वी। देखो, हमने तुम्हारी आंखों में डेविल के लिए प्यार देखा है, बेइंतहा प्यार। और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें धोखा नहीं देते।
आयत ने सिल्वी के कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई और बोली, याद रखना, झूठ बोलना ही धोखा नहीं होता, सच को छिपाना भी धोखा होता है। जिस दिन उसे तुम्हारे सच का पता चलेगा, सोचो उस दिन उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये बोलकर आयत वहां से चली गई। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई, लेकिन उसके शब्द सिल्वी के दिमाग में किसी टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहे थे। सिल्वी वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। हॉल के सन्नाटे में उसे सिर्फ अपनी तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। आयत ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। क्या वाकई ध्रुवांश को सब पता है, या सिल्वी अपनी ही बनाई दुनिया में जी रही है? और वो कौन सा राज है जो सिल्वी के पिता और ब्लड सेक्ट से जुड़ा है? सिल्वी का अतीत क्या है, और जब ध्रुवांश को यह पता चलेगा तो क्या वो उसे माफ कर पाएगा? कहानी अब और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ रही है। मूनलाइट रेल्म के विशाल प्रांगण में हजारों की भीड़ जमा थी। ब्लड सेक्ट के इंसान और डेमी ह्यूमंस सब एक साथ खड़े थे। सबकी निगाहें उस ऊंचे मंच पर टिकी थीं, जहां सुनहरे मुखौटे वाला डेविल खड़ा था। उसके बगल में आयत खड़ी थी, जिसका सिर गर्व से ऊंचा था। डेविल ने अपना हाथ उठाया और शोर थम गया। उसकी भारी आवाज जादुई यंत्रों के जरिए पूरे शहर में गूंजी। मूनलाइट रेल्म के निवासियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज से हमारे शहर का वो खूबसूरत हिस्सा, जिसे हम बटरफ्लाई वैली कहते हैं, उसे एक नई पहचान दी जा रही है। आज से वो जगह ब्लड मून सिटी के नाम से जानी जाएगी। भीड़ में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ हैरान थे, कुछ खुश। डेविल ने आयत की ओर इशारा करते हुए कहा, और वहां की रानी पहले के ब्लड सेक्ट की महारानी ही होंगी। ब्लड मून सिटी के अंदर के सभी फैसले लेने का हक इनका होगा। लेकिन डेविल की आवाज में चेतावनी की एक हल्की लकीर थी। लेकिन याद रहे, हम सब एक आसमान के नीचे हैं। ब्लड मून की रानी ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती जो स्काई सिटी या पूरे मूनलाइट रिल्म की सुरक्षा के खिलाफ हो। अगर कोई मतभेद हुआ तो हम बात करेंगे, फिर फैसला होगा। और ठीक वैसे ही मैं भी ब्लड मून सिटी के लिए कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा हो। ये एक बराबरी का समझौता है। जैसे ही ऐलान खत्म हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। आयत में एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। ये उसके और उसके लोगों के लिए एक नई जिंदगी थी। इसके बाद शुरू हुआ जश्न का दौर। मूनलाइट की शाम रंगीन रोशनी और संगीत में डूब गई। ब्लड सेक्ट के लोग, जो अब तक डरे हुए थे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा था कि डेविल एक निर्दयी राक्षस है, लेकिन वो क्या देख रहे थे? डेविल अपने सिंहासन से उतरकर आम लोगों के बीच था। वो बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहा था, बुजुर्गों की बातें सुन रहा था और सैनिकों के साथ जान से जान टकरा रहा था। उसका ये रूप देखकर ब्लड सेक्ट के लोगों का डर इज्जत में बदलने लगा। लेकिन इस शोर शराबे और हंसी मजाक के बीच एक कोना ऐसा था जहां सिर्फ खामोशी थी। सिल्वी। वो भीड़ से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसकी नजरें कहीं और खोई हुई थीं। आयत के वो शब्द, सच छिपाना भी धोखा होता है, उसके दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार बज रहे थे। उसका दिल भारी था। ध्रुवांश, जो अभी साधारण कपड़ों में मेहमानों के साथ था, और डेविल यानी उसका क्लोन, दोनों ने सिल्वी की इस उदासी को नोटिस किया। ध्रुवांश ने मन ही मन सोचा, शायद वो इसलिए इतनी उदास है क्योंकि मैं वापस आ गया हूं और अभी तक उससे ठीक से मिला नहीं हूं। मैंने उसे इग्नोर जो किया है। पागल लड़की हमेशा छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती है, बाद में मना लूंगा। उसे क्या पता था कि सिल्वी का दर्द उसकी गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि उसका अतना छिपाया हुआ अतीत है। पार्टी अभी भी चल रही थी, लेकिन मूनलाइट के खास लोग, डेविल, ध्रुवांश, आयत, ड्यू, लकी, तीनों एल्डर्स और मूनलाइट के 3 महान कारीगर, जैक, हडसन, रिकार्डो, वे सभी वहीं से दूर एक शांत कोने में जमा हुए। यहां संगीत नहीं था, यहां तनाव था। ध्रुवांश ने वहां चारों ओर नजर दौड़ाई। कबीर गायब था। उसे डेविल यानी अपने क्लोन की यादों से याद आया कि इंसानी दुनिया में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से कबीर को अचानक वापस जाना पड़ा है। स्थिति गंभीर थी। लकी ने एक बड़ा सा होलोग्राफिक मैप एक टेबल पर खोला। नक्शे के बीचों बीच मूनलाइट रेल्म का गेट जिस जगह पर था, वो आइलैंड चमक रहा था, जो घने और खतरनाक जंगलों से घिरा हुआ था। और उस जंगल वाले आइलैंड के बाहर 3 छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे थे, जो मुख्य महाद्वीप के 10% जितने बड़े थे। लकी ने नक्शे के एक हिस्से को लाल रंग में दिखाते हुए कहा,
हालात बदतर होते जा रहे हैं। उसने एक द्वीप की ओर इशारा किया जो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था। ये देश जो डेविल का सबसे बड़ा समर्थक था, जो हमारे हक में आवाज उठाता था, अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वहां सन्नाटा छा गया। वो देश अब खंडहर बन चुका था। वहां अब इंसान नहीं, बल्कि वो वही अजीबोगरीब अनडेड घूम रहे थे। वो इंसान जैसे दिखने वाले राक्षस जिन्हें मारना नामुमकिन सा लगता था। लकी ने दूसरे देश फेमिलिया यानी फैमिली की ओर इशारा किया। और ये फेमिलिया है। ये शुरू से ही हमारे खिलाफ थे। अब ये पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उस तबाही के पीछे डेविल का हाथ है। ये हर मौत का इल्जाम हमारे सिर मढ़ रहे हैं। फिर उसने तीसरे देश डीएच लैंड ध्रुवांश की जन्मभूमि की ओर देखा। सिर्फ कबीर की राय फैमिली और डीएच लैंड की सरकार ही है जो अभी भी कह रही है कि डेविल निर्दोष है, लेकिन हंटर ऑर्गेनाइजेशन वो अभी खामोश है। उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ये सब मूनलाइट रेल्म के भविष्य के लिए खतरे की घंटी थी। लकी ने गहरी सांस ली और सबसे कड़वी खबर सुनाई। लेकिन असली समस्या कुछ और है। जासूसों की खबर है कि हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने उस तबाह हुए शहर के अनडेड को खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन लकी रुका। उसकी आवाज में गुस्सा था। लेकिन वो अपने सबसे ताकतवर एम्परर लेवल के हंटर्स को वहां नहीं भेज रहे। वे उन्हें बचाना चाहते हैं। इसलिए वे चारे के तौर पर हजारों हीरो रैंक और उससे नीचे के हंटर्स को वहां भेजने वाले हैं। वे जानते हैं कि ये हंटर्स उन राक्षसों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर भी उन्हें मरने के लिए भेजा जा रहा है। ध्रुवांश की मुट्ठियां कस गईं। हंटर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से ही ऐसा ही था, कमजोरों की बलि देकर ताकतवरों को बचाना। लकी ने आगे कहा, और सबसे बुरी बात यह है कि वहां जाने वाले हंटर्स मुख्य रूप से डीएच लैंड और फेमिलिया के होंगे। ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये तय है कि उन अनडेड से लड़ने से पहले ही ये हंटर्स आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे। ये एक सुइसाइड मिशन है। माहौल में भारीपन महसूस हो रहा था। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक कत्लेआम होने वाला था। डेविल यानी क्लोन एक पेड़ से टिकते हुए, उसने अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को धीरे से अपने होठों के पास उठाया। अगले ही पल एक छोटा सा जादू हुआ। उसके चेहरे का वो सुनहरा मुखौटा जो उसके होठों को ढके हुए था, धुएं की तरह गायब हो गया, सिर्फ उसके होठों के पास से, ताकि वो पी सके। उसने वाइन का एक घूंट भरा और सन्नाटे में उसके निकलने की आवाज गूंजी। फिर उसने ग्लास को वहीं पास की टेबल पर रखते हुए बेहद शांत स्वर में जैक को बुखाड़ा। जैक तुरंत सावधान हो गया। जी मास्टर, डेविल ने कहा, मुझे तलवारें चाहिए, कोई जादुई हथियार नहीं, बस मजबूत साधारण तलवारें जो उन अनडेड्स की गर्दन काट सकें, कम से कम 1000। जैक ने सिर हिलाया। हो जाएगा मास्टर। कब तक? डेविल ने आसमान में मौजूद अनगिनत तारों और बड़े से चांद की तरफ देखते हुए कहा, सुबह होने तक। ये सुनते ही वहां मौजूद एल्डर्स और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक रात में 1000 तलवारें, ये नामुमकिन है। लेकिन जैक के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। उसने मेज पर रखा अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। जैक ने उत्साह से कहा, हो जाएगा मास्टर, आपने मुझे जो नाम दिया है उससे मेरी क्राफ्टिंग स्किल्स कई गुना बढ़ गई है। मैं और मेरे साथी रात भर में ये काम कर देंगे। लेकिन जैक थोड़ा झिझका, लेकिन उन अनडेड्स को मारने के लिए साधारण लोहा काफी नहीं होगा, हमें उसमें आपकी एनर्जी डालनी होगी, और वो मैं कर दूंगा। डेविल ने उसकी बात पूरी की। तुम बस ढांचे तैयार करो, जान मैं डालूंगा। जैक ने झुककर इजाजत ली और अपने साथियों के साथ तुरंत पार्टी छोड़ दी। उनके पास वक्त कम था। जैक के जाने के बाद लकी ने परेशान होते हुए डेविल की ओर देखा। वो एक रणनीतिकार था, उसे खतरे की बू आ रही थी। डेविल भाई, लकी ने धीमी आवाज में कहा, कहीं आप वहां उस तबाह हुए देश पर हमला करने की तो नहीं सोच रहे, अपनी सेना भेजने की? लकी ने समझाया, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी। हम इंसानों को अपनी ताकत दिखाएंगे, वो हमसे डरेंगे, और यही डर हंटर ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ एकजुट कर देगा। वे हमें अगला खतरा बता देंगे। ध्रुवांश असली कोने में खड़ा चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक बारीक मुस्कान थी। लकी समझदार था, लेकिन वो अभी भी डेविल के दिमाग की गहराइयों को नहीं समझ पाया था। डेविल क्लोन भी मुस्कुराया। चिंता मत करो लकी, डेविल ने कहा। उसकी आवाज में एक खिलाड़ी का आत्मविश्वास था। मैं हमला नहीं करूंगा, मैं जंग लड़ने नहीं जा रहा। सब हैरान थे। अगर युद्ध नहीं तो फिर तलवारें क्यों? डेविल ने अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ कहा, मुझे तो हंटर ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करनी है। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। मीटिंग? दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग?
ध्रुवांश वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। शब्द क्लोन के थे, लेकिन ये पूरी शतरंज की बिसात उसी ने बिछाई थी। डेविल पेड़ के सहारे से वापस सीधा खड़ा होता है। वो मुड़ा और जाते जाते लकी को अपना आखिरी आदेश दिया। लकी, राय फैमिली से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि डेविल बात करना चाहता है, मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ हंटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये बोलकर डेविल वहां से निकल गया। पीछे छोड़ गया ढेरों सवाल और एक आने वाले तूफान की आहट। डेविल का असली प्लान क्या है? हंटर ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग में क्या होगा? और क्या सिल्वी अपना राज ध्रुवांश को बता पाएगी? कहानी अब एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रही है। मूनलाइट रेल्म की उस बड़ी सी जगह में अब सन्नाटा पसरने लगा था। जो जगह कुछ देर पहले तक संगीत, हंसी ठहाकों और जश्न की आवाजों से गूंज रही थी, अब वहां सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी अपने अपने कमरों की ओर जा रहे थे, लेकिन एक कोना अभी भी आबाद था, उदासियों से। वहां एक अंधेरे कोने में सिल्वी बैठी थी। वो अकेली थी, इतनी अकेली जितनी शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। उसके आसपास कोई नहीं था, न दोस्त, न नौकर, न वो शख्स जिसके लिए उसने ये पूरी दुनिया सजाई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी थी। वो बस शून्य में घूरे जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे ध्रुवांश, उसका ध्रुवांश, रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। उसने उसके लिए शहर बनाया, इंतजार किया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? अनदेखी। ध्रुवांश, जो अभी भी कुछ मेहमानों के बीच घिरा था, उसकी नजर बार बार उस कोने की तरफ जा रही थी। उसका दिल बेचैन था। वो देख सकता था कि सिल्वी ठीक नहीं है। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर उसके पास जाए, उसे गले लगाए और पूछे कि क्या हुआ है। वो कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी एक नाजुक मगर मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। ध्रुवांश ने मुड़कर देखा। वो आयत थी। आयत की नजरें भी उसी दिशा में थीं जिधर ध्रुवांश देख रहा था। उसने सिल्वी को वहां बैठे देखा और उसके अंदर एक अजीब सी असुरक्षा जागी। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुवांश अभी सिल्वी के पास जाए। उसने तुरंत ध्रुवांश का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ थोड़ा जोर से दबाया और बड़े अधिकार से बोली, ध्रुवांश, मेरे साथ चलिए। मैं चाहती हूं कि आप मेरे उस नए आशियाने, मेरी उस ब्लड मून सिटी से रूबरू हों। वो शहर आपकी राह देख रहा है और नजरें जरा सी झुकाते हुए, और कुछ बेहद अहम बातें भी करनी है आपसे, जो सिर्फ अकेले में हो सकती हैं। ध्रुवांश एक अजीब कश्मकश में फंस गया। एक तरफ सिल्वी की उदासी उसे बुला रही थी और दूसरी तरफ आयत का आग्रह था जिसे वो टाल नहीं सकता था। उसने एक बेबस नजर सिल्वी की तरफ डाली और फिर भारी मन से आयत के साथ चल पड़ा। सिल्वी ने कनखियों से उन्हें जाते हुए देख लिया। ध्रुवांश का आयत के साथ जाना, ये मंजर सिल्वी के दिल पर किसी ने हथौड़ा मारने जैसा था। आज पहली बार उसे लगा कि उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा, न उसका शहर जो अब आयत का था, और न उसका प्यार। उसकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। वो बस एक पत्थर की मूरत बनी बैठी रही और उसकी आंखों से टप टप करके आंसू जमीन पर गिरते रहे। वो रो नहीं रही थी, वो पिघल रही थी। महल के रास्ते पर चलते हुए आयत और ध्रुवांश के बीच थोड़ी खामोशी थी। आयत बार बार ध्रुवांश के चेहरे को पढ़ रही थी। वो जानती थी कि ध्रुवांश का शरीर यहाँ है, लेकिन आत्मा पीछे उस लड़की के पास छूट गई है। आयत ने चलते चलते अचानक कहा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, ध्रुवांश, मुझे लगता है आपको उस लड़की से दूर रहना चाहिए। ध्रुवांश चौंक गया। वो ख्यालों से बाहर आया और हैरानी से हंस पड़ा। हैं? कौन? सिल्वी? लेकिन क्यों? आयत रुकी। उसके मन में आया कि वो बोल दे, क्योंकि वो धोखेबाज है, उसका अतीत हमारे ब्लड सेक्ट से जुड़ा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सही वक्त नहीं है, कहीं ध्रुवांश ये ना सोचे कि वो जलन के मारे चुगली कर रही है। आयत ने बात घुमाते हुए कहा, नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खामोश निगाहें, वो आपका उन्हें यूं देखना और उनका पलटकर आपको देखना, मुझे डर है कि कहीं ये गुस्ताखी उस डेविल को गुस्सा न दिला दे। आप जानते हैं ना, वो उनकी होने वाली मलिका हैं। क्यों खामखा अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? फिर आयत अचानक माहौल बदलती है। उसके चेहरे पर एक शर्मीली और शरारती मुस्कान आ जाती है। वो अपनी पलकें झुकाकर थोड़ा इठलाते हुए कहती है, और वैसे भी उसके कपड़े ठीक करते हुए, आप में कमी ही क्या है? इतने हसीन हैं, इतने खास हैं आप, आपको तो कोई भी हसीना मिल जाएगी, और वो भी इतनी आसानी से कि आपको खबर भी नहीं होगी, और हर कोई अपना दिल हार बैठेगी। ये सुनना था कि ध्रुवांश के अंदर का फ्लर्ट जाग गया। उसने सोचा चलो आयत को थोड़ा तंग किया जाए। वो एकदम आयत के करीब आ गया, इतना करीब कि आयत को उसकी सांसें महसूस होने लगी। ध्रुवांश ने अपनी आवाज को बेहद रुमानी बनाते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया, सच में? क्या मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है?
ध्रुवांश की ये नज़दीकी आयत के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। उसका दिल किसी तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसके गाल कश्मीरी गुलाब की तरह सुर्ख लाल हो गए। उसे लगा कि शायद यही वो पल है। उसने घबराहट और उम्मीद में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें कांप रही थीं। उसने धीमी लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, आपको कोई भी मिल सकती है। आयत ने आंखें बंद करके इंतज़ार किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी, और जो उसने देखा उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ध्रुवांश वहां था ही नहीं, मतलब वो उसके करीब नहीं था। वो तो 4 कदम दूर खड़ा मजे से वहां बहते हुए एक कृत्रिम झरने को निहार रहा था। वाह, क्या नज़ारा है! ये झरना कितना सुंदर है ना। ध्रुवांश ने ऐसे कहा जैसे उसने आयत की बात सुनी ही ना हो। वो धीरे से सिल्वी की तारीफ करते हुए कहता है, सिल्वी ने वाकई खूबसूरत सिटी बनाई है। ये पैलेस तो किसी जन्नत से कम नहीं है। आयत उसे बस देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अपना सिर पीटे या इस लड़के की बेवकूफ़ी पर हंसे, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। वो उसे निहारती रही। उसने मन ही मन कहा, बेशक आपको कोई भी मिल सकती है, हम भी। आप हैं ही इतने खास। आपका वो लोगों की मदद करने का स्वभाव, दूसरों के लिए खुद को खतरे में डालना, ऐसा करने वाले इंसान से कौन मोहब्बत नहीं करेगी। कोई भी लड़की खुद को आपसे मोहब्बत करने से रोक नहीं सकती। वो ख्यालों में खोई ही थी कि ध्रुवांश ने अचानक मुड़कर उसकी आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में मजाक नहीं बल्कि एक गंभीरता थी। आयत, ध्रुवांश ने कहा, मुझे अब जाना होगा। ये वो शब्द थे जो आयत इस वक्त बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या आपका जाना इतना ज़रूरी है? आयत ने लगभग विनती करते हुए पूछा। आप यहाँ मूनलाइट रेल में हमारे साथ ब्लड मून सिटी में नहीं रुक सकते? अभी तो आप आए हैं। ध्रुवांश ने नामे से हिलाया। काश मैं रुक सकता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था ना, हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने उस तबाह हुए देश में जाने के लिए हंटर्स की एक टुकड़ी बनाई है। उस लिस्ट में मेरा नाम भी है। अगर मैं नहीं गया तो शक पैदा होगा और मुझे वहां जाकर कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं। उसने आयत की उदासी देखी और मुस्कुराया। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी। आयत ने भारी मन से हाँ में सिर हिलाया। उसका बहुत मन था कि वो दौड़कर ध्रुवांश के गले लग जाए, उसे रोक ले, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। ध्रुवांश ने जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, और हां, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। वो कल सुबह तक आपको मिल जाएगा, इंतजार करना। ये बोलकर ध्रुवांश वहां से चला गया और आयत वहीं खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वो ओझल नहीं हो गया। ध्रुवांश महल के गलियारों से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख ना रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा को समेटा। अगले ही पल एक हल्का सा कंपन हुआ। उसका क्लोन डेविल, जो महल में कहीं और था, धुएं के रूप में आकर उसके शरीर में समा गया। अब वो पूरा था। क्लोन की यादें, उसकी भावनाएं सब ध्रुवांश में मिल गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि सिल्वी कितनी देर से उसका इंतजार कर रही है। सिल्वी ध्रुवांश में अपनी रफ्तार बढ़ाई। वो दौड़ता हुआ वापस उसी जगह पहुंचा जहां पार्टी हुई थी, और वो वहीं थी, उसी अंधेरे कोने में, उसी तरह बैठी हुई जैसे वक्त उसके लिए थम गया हो। ध्रुवांश का कलेजा मुंह खो आ गया। वो दबे पांव उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सिल्वी की नजरें जमीन पर गड़ी थीं, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। ध्रुवांश ने हौले से पुकारा, सिल्वी। कोई जवाब नहीं। सिल्वी तो जैसे होश में ही नहीं थी। ध्रुवांश घबरा गया। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और सिल्वी के माथे पर रखा। हाथ रखते ही उसे झटका लगा। सिल्वी, तुम्हें तो तेज बुखार है। उसका शरीर तवे की तरह तप रहा था। ये कोई साधारण बुखार नहीं था। ये अत्यधिक मानसिक तनाव और दिल टूटने का असर था। ध्रुवांश के स्पर्श ने जैसे सिल्वी को गहरी नींद से जगा दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। धुंधली नजरों से उसने सामने देखा। ध्रुवांश, उसका ध्रुवांश। उस एक पल में उसका सारा संयम, सारा गुस्सा, सारी अकड़ सब पानी की तरह बह गया। सिल्वी किसी भूखे बच्चे की तरह ध्रुवांश पर झपटी। उसने अपनी बाहें ध्रुवांश के गले में डाल दीं और उसे इतनी जोर से भींचा कि शायद वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहती थी। और फिर वो रो पड़ी। दबे हुए नहीं, बल्कि फूट फूट कर उसकी हिचकियां सन्नाटे को चीर रही थीं।
आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? वो रोते हुए ध्रुवांश के सीने पर मुक्के मारते हुए शिकायतें करने लगी। आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, और ऊपर से आने के बाद भी आप मुझसे नहीं मिले। आप उस दूसरी लड़की के साथ घूम रहे थे। आप बुरे हो, बहुत बुरे हो। ध्रुवांश चुपचाप उसकी सारी शिकायतें सुनता रहा। वो जानता था कि वो इन सब शिकायतों का हकदार है। वो बस उसकी पीठ को प्यार से सहलाता रहा, उसके माथे को चूमता रहा। शांत हो जाओ सिल्वी, मैं आ गया हूं ना, मैं यहीं हूं, वो उसे तसल्ली देता रहा। जब सिल्वी का रोना थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसका शरीर अभी भी बुखार से कांप रहा था, तो ध्रुवांश ने उसे गोद में उठा लिया। सिल्वी ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जैसे उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिल गई हो। ध्रुवांश ने अपना डेविल वाला मास्क फिर से पहन लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो हवा में उड़ा और सीधा उस तैरते हुए आइलैंड पर बने अपने निजी महल की ओर चल पड़ा। उसने सिल्वी को उसके बेडरूम में मखमली बिस्तर पर बहुत एहतियात से लिटाया। सिल्वी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो बुखार में बड़बड़ा रही थी। मत जाओ, प्लीज मत जाओ। ध्रुवांश ने उसके हाथ को चूमा और धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा पागल, पानी लाने जा रहा हूं। उसने एक कटोरे में ठंडा पानी लिया और कपड़ा भिगोकर सिल्वी के तपते माथे पर रखने लगा। पूरी रात वो दुनिया का सबसे ताकतवर डेविल एक साधारण सेवक की तरह अपनी सिल्वी की देख में लगा रहा। उस रात कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, बस एक प्रेमी था जो अपनी गलती सुधार रहा था। क्या सिल्वी ध्रुवांश को अपना राज बता पाएगी? और कल सुबह आयत को ध्रुवांश से क्या तोहफा मिलने वाला है? कहानी जारी है। मूनलाइट रेल्म में सुबह का आगाज हो चुका था। ये कोई साधारण सुबह नहीं थी। हवा में तैरते हुए उस जादुई आइलैंड पर सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई मुख्य महल की ओर बढ़ रही थीं। महल का वो शाही कमरा जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, आज एक अलग ही सुकून में डूबा हुआ था। कमरे की हर चीज, दीवारों पर लगी नक्काशी, जमीन पर बिछे कालीन और छत से लटकता बेशकीमती झूमर, सब कुछ शांत था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मखमली बिस्तर था, जिसके रेशमी गद्दों में एक बेहद खूबसूरत लड़की गहरी नींद में सो रही थी। वो सिल्वी थी। उसके चेहरे पर कल रात के आंसुओं के निशान अब मिट चुके थे और उनकी जगह एक मासूमियत ने ले ली थी। उसके काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे प्यारा नजारा बिस्तर के ठीक नीचे था। फर्श पर बिस्तर से टेक लगाए ध्रुवांश बैठा बैठा ही सो गया था। उसका सिर बिस्तर के किनारे पर टिका था और उसका एक हाथ सिल्वी के हाथ में था। सिल्वी ने नींद में भी उसकी उंगलियों को इतनी मजबूती से थाम रखा था जैसे उसे डर हो कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो ध्रुवांश फिर से धुएं की तरह गायब हो जाएगा। खिड़की से छनकर आती सूरज की एक शरारती किरण सीधे सिल्वी की आंखों पर पड़ी। सिल्वी की पलकें फड़फड़ाईं। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसे छत का वो भव्य झूमर दिखाई दिया और फिर उसे अपनी हथेली में एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी गर्दन को बाईं ओर मोड़ा और वहां ध्रुवांश था, उसके ठीक बगल में नीचे बैठा हुआ गहरी नींद में। उसका चेहरा इतना शांत था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। सिल्वी का दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। कल रात की सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा और सारे गिले शिकवे इस एक पल में भाप बनकर उड़ गए। उसके होठों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने करवट बदली और बिस्तर के किनारे खिसकाई ताकि वो ध्रुवांश के चेहरे के और करीब जा सके। अब दोनों के चेहरे एकदम आमने सामने थे। सिल्वी ने अपना दूसरा हाथ उठाया और हवा में ही, बिना उसे छुए, उसकी रूपरेखा बनाने लगी। उसकी उंगलियां ध्रुवांश की बाहों, उसकी बंद पलकों और उसके होठों के आकार पर हवा में तैर रही थी। वो उसे जी भर के निहारना चाहती थी। तभी उसने देखा कि सूरज की वो तेज रोशनी ध्रुवांश के चेहरे पर पड़ रही है, जिससे उसकी भौहें नींद में ही सिकुड़ रही थीं। सिल्वी को यह गवारा नहीं था कि सूरज भी उसके ध्रुवांश की नींद खराब करे। उसने तुरंत अपने पास पड़ा एक महीन सफेद जालीदार दुपट्टा उठाया। उसने बड़ी नजाकत से उस दुपट्टे को अपने और ध्रुवांश के ऊपर तान दिया। अब दुनिया बाहर रह गई थी और उस दुपट्टे के अंदर एक छोटी सी निजी दुनिया बन गई थी। छनकर आती रोशनी ने माहौल को और भी रूमानी बना दिया था। सिल्वी ने अपनी ठोड़ी अपने हाथों पर टिका ली और ध्रुवांश को एक टक देखते हुए बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाई,
आप सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। काश ये वक्त यहीं थम जाए, काश ये घड़ी कभी आगे ना बढ़े और आप कभी मुझसे दूर ना हो। उसकी आवाज में प्यार का असीम सागर था। तभी ध्रुवांश हल्का सा हिला, उसकी उंगलियों में हरकत हुई। सिल्वी घबरा गई। उफ, अगर इन्होंने मुझे ऐसे घूरते हुए देख लिया तो चिढ़ाएंगे। वो तुरंत अपनी जगह पर जम गई और कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो दुनिया की सबसे गहरी नींद में हो। ध्रुवांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पहली चीज जो उसने देखी वो थी उसके सिर के ऊपर तना वो सफेद जालेदार दुपट्टा, जिससे एक रूहानी रोशनी आ रही थी, और उसके ठीक सामने सिल्वी का चेहरा। सिल्वी की आंखें इतनी कसकर बंद थीं कि उसके माथे पर लकीरें पड़ गई थीं। ध्रुवांश, जो अभी अभी नींद से जागा था, ये नजारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो समझ गया कि ये मोहतरमा नाटक कर रही हैं। ध्रुवांश ने मन ही मन सोचा, वाह, तुम बहुत बुरी एक्टर हो सिल्वी, कम से कम नेचुरल एक्टिंग तो करती। उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। वो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठा और अपना चेहरा सिल्वी के कान के एकदम पास ले गया। उसने अपनी आवाज को जानबूझकर गहरी, भारी और बेहद सिडक्टिव बनाया। उसकी गर्म सांसें सिल्वी के कान और गर्दन को छू रही थीं। सिल्वी। ध्रुवांश ने उसके नाम को एक मंत्र की तरह पुकारा। सिल्वी के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो जिद्दी थी। उसने कसम खा रखी थी कि वो आंखें नहीं खोलेगी। वो अभी भी पत्थर की मूरत बनी रही। ध्रुवांश मुस्कुराया। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगी? उसने धीरे से एक मखमली आवाज में कहा। मुझे पता है ये जिद्दी आंखें कैसी खुलेंगी। ये बोलते ही ध्रुवांश और आगे झुका। उसने अपना चेहरा सिल्वी के चेहरे के बिल्कुल करीब किया, इतना करीब कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगीं, और अगले ही पल उसने अपने होंठ सिल्वी के होंठों पर रख दिए। सिल्वी का सोने का नाटक एक सेकंड में हवा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह झटके से खुल गईं। वो स्तब्ध थीं और ध्रुवांश को इतने नजदीक देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो बस अपनी फटी आंखों से ध्रुवांश को देखती रही। ध्रुवांश ने उसे बहुत कोमलता से किस किया। धीरे धीरे सिल्वी का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसका हैरानपन पिघलकर समर्पण में बदल गया। उसकी पलकें, जो अभी हैरानी से उठी थीं, अब शर्म और प्यार के बोझ से झुकने लगी। जब ध्रुवांश पीछे हटा तो सिल्वी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने शर्म के मारे अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और दुपट्टे के कोने को अपनी उंगलियों में लपेटने लगी। ध्रुवांश ने अपनी उंगली से उसकी ठोड़ी को पकड़ा और उसका चेहरा वापस अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं, बल्कि एक सवाल था। क्या हुआ सिल्वी? ध्रुवांश ने नरमी से पूछा। अभी भी नाराज हो क्या? अगर हो तो जो चाहे सजा दे लो, मुझे सब मंजूर है। मुर्गा बनने को कहो तो मुर्गा बन जाऊंगा, और अगर तुम सजा नहीं दे सकती, ध्रुवांश की आंखों में एक चमक आई, तो कहो मैं खुद को सजा दे सकता हूं। यह सुनते ही सिल्वी का सब्र टूट गया। उसने झटके से ध्रुवांश की कॉलर पकड़ी और उसे खींचते हुए बिस्तर पर अपने ऊपर गिरा लिया। ध्रुवांश लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर गिरा और सिल्वी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना सिर ध्रुवांश के चौड़े सीने पर रख दिया, जहां उसे ध्रुवांश की दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पागल हो आप, सिल्वी ने रुंधे गले से कहा। मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। मुझे पता है कि आप ब्लड सेक्ट मेरी वजह से गए थे। हाँ, मुझे बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, लेकिन आपको सजा मिले ये मेरे लिए मौत की सजा के बराबर है। दोबारा ऐसी बात मत करना। ध्रुवांश चुपचाप लेटा रहा, सिल्वी के बालों में उंगलियां फहराता रहा। सिल्वी लगातार प्यारी प्यारी बातें किए जा रही थी। कितना याद किया, कितना रोई, कितना इंतजार किया। काफी देर तक ये इमोशनल ड्रामा चलता रहा। फिर ध्रुवांश को लगा कि अब माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहिए। उसने अपनी भवें नचाते हुए सिल्वी को ऊपर से नीचे तक देखा और एक गंभीर चेतावनी दी। देखो सिल्वी, अगर तुमने अभी ये चिपकना बंद नहीं किया ना, तो मुझे मत कहना। सिल्वी ने सिर उठाकर उसे देखा। मतलब? ध्रुवांश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मतलब ये कि अगर तुम ऐसे ही चिपकी रही तो उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ध्रुवांश ने सोचा था सिल्वी शर्मा जाएगी और दूर हट जाएगी, लेकिन सिल्वी, वो तो उससे भी बड़ी निकली। सिल्वी के चेहरे पर एक कातिलाना शैतानी मुस्कान आ गई। उसने हटने के बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने अपनी पलकें झपकाईं और एक नशीले अंदाज में बोली, तो रोका किसने है जनाब? मैं तो कब से तरसी पड़ी हूं। आओ ना, देखो तो सही आप कितना बहकते हैं।
ये सुनते ही ध्रुवांश का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। सिल्वी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुबह की वो शांत हवा उनकी हंसी से गूंज उठी। ध्रुवांश ने हंसते हुए उसकी नाक खींचते हुए कहा, ये हुई ना बात, ये हुई मेरी ठरकी सिल्वी वाली बात। शुक्र है तुम अपने असली कैरेक्टर में वापस आ रही हो। मैं तो डर ही गया था कि मेरी जंगली लोमड़ी को किसने भीगी बिल्ली बना दिया। जैसे ही ध्रुवांश ने कैरेक्टर शब्द बोला, सिल्वी का चेहरा एक पल के लिए थम गया। उसका रंग हल्का सा फीका पड़ा। असली कैरेक्टर? क्या मुझे वो सब ध्रुवांश को बता देना चाहिए? क्या वो समझेंगे? फिर वो ध्रुवांश का चेहरा देखती है और सब कुछ भूल जाती है। तभी सिल्वी ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। उसने तुरंत अपनी घबराहट को छिपाया और एक नाटक करते हुए ध्रुवांश के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। उसने मुंह बनाते हुए नखरे से कहा, छी, शट अप, मैं कोई ठरकी वर्की नहीं हूं, समझे आप? मैं तो बस चेक कर रही थी। ध्रुवांश मुस्कुराता रहा। उसे सिल्वी के अंदर का वो हल्का सा डर दिखाई नहीं दिया। माहौल फिर से शांत और गंभीर हो गया। ध्रुवांश ने करवट बदली और अब वो सिल्वी की आंखों में गहराई से देख रहा था। हंसी मजाक का वक्त खत्म हो चुका था। अब हकीकत का सामना करने का टाइम था। सिल्वी, ध्रुवांश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। सुनो, मुझे दोबारा जाना होगा। सिल्वी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। हंटर ऑर्गेनाइजेशन सभी हंटर्स और हीरोज को उस तबाह हुए देश में भेज रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। ध्रुवांश ने उसकी आंखों में डर देखा। और वो नहीं चाहता कि तुम उस खतरनाक जगह पर जाओ। मैं तुम्हें वहां की तबाही और खून खराबे से दूर रखना चाहता हूं। ध्रुवांश की आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस खतरे से वो सिल्वी को बचाना चाहता है, शायद सिल्वी का अतीत उसी खतरे से जुड़ा हुआ है। क्या सिल्वी ध्रुवांश की बात मानकर यहीं रुकेगी, या प्यार की जिद उसे भी उस मौत के मैदान में ले जाएगी? और वो तोहफा जो आयत के लिए था, उसका क्या होगा? कमरे में शांति थी, लेकिन ध्रुवांश के दिल में तूफान चल रहा था। उसने अभी अभी सिल्वी से कहा था कि उसे यहीं रुकना होगा, लेकिन सिल्वी, वो तो सिल्वी थी। उसकी जिद के आगे तो शायद पहाड़ भी रास्ता छोड़ दें। ध्रुवांश के समझाने पर सिल्वी ने तुरंत एक बच्चे की तरह न सिर हिला दिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें अब नींद की जगह दृढ़ता थी, ध्रुवांश पर गड़ा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिल्वी ने लगभग मचलते हुए कहा। प्लीज ध्रुवांश, मुझे भी आने दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगी। आप भूल रहे हैं कि मैं कोई नाजुक इंसानी लड़की नहीं हूं। मैं एक नेचर एंजल हूं। मुझे क्या खतरा होगा? और वैसे भी, उसकी आवाज थोड़ी धीमी और भावुक हो गई। आप एक बात अच्छे से जानते हैं ध्रुवांश, मैं यहां आपके बिना एक पल भी नहीं रुकने वाली। पिछली बार जब आप गए थे तो मेरा क्या हाल हुआ था, देख लिया ना आपने। अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्रुवांश ने सिल्वी की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां सिर्फ उसके साथ रहने की एक पागलपन भरी चाहत थी। ध्रुवांश को पिछली बार का मंजर याद आ गया, कैसे वह उसे छोड़कर गया था और कैसे सिल्वी ने खुद को तड़पा तड़पा कर बीमार कर लिया था। वह दोबारा वही गलती नहीं दोहरा सकता था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे अपनी हार मान ली हो। उसने सिल्वी के गाल को थपथपाते हुए कहा, ठीक है बाबा, मान गया, तुम जीत गई, तुम मेरे साथ चल रही हो। सिल्वी के चेहरे पर तुरंत एक विजयी मुस्कान खिल गई। ध्रुवांश ने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अभी के लिए तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा। तुम्हारा शरीर अभी भी कमजोर है। मैं डेविल के रूप में हंटर ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करने जा रहा हूं। जैसे ही वो काम निपटेगा, हम दोनों एक साथ एक ही वक्त पर द्रोणा यानी इंसानी दुनिया लौटेंगे। मंजूर? मंजूर, सिल्वी ने चहकते हुए कहा। तैयार होने के बाद वुल्फ ट्राइब की कुछ मजबूत और वफादार लड़कियां सिल्वी को एस्कॉर्ट करते हुए महल से बाहर जमीन पर बनी एक बड़ी इमारत में ले गईं। ये मूनलाइट रेल्म की क्राफ्टिंग और हीलिंग विंग थी। एक बड़ी और बेहद खूबसूरत इमारत जहां विज्ञान और जादू का मिलन होता था। जैसे ही सिल्वी दाखिल हुई, हवा में जड़ी बूटियों, पिघली हुई धातुओं और पुरानी किताबों की मिलीजुली महक तैर रही थी। वहां एक बड़े हॉल में 3 महान कारीगर अपने अपने काम में व्यस्त थे। रिकार्डो, जो दवाइयों का उस्ताद था, एक बड़े से कांच के जार के पास खड़ा था। वह ब्लड कोर के टुकड़ों को किसी नीले तरल पदार्थ में मिला रहा था। उसमें से अजीब सा धुआं निकल रहा था। वहां से थोड़ी दूर एक अंधेरे कोने में जैक बैठा था। वह वही हथियार बनाने वाला था जिसने रात भर में 1000 तलवारें बनाने का कारनामा किया था। लेकिन इस वक्त वह कोई साधारण तलवार नहीं बना रहा था। वह तो अपना काम कब का निपटा चुका था। इस वक्त जैक के हाथ में एक बेहद नायाब और खतरनाक दिखने वाली तलवार थी, जिसे वह बड़े प्यार और बारीकी से धार लगा रहा था। घिस घिस घिस,
पत्थर पर तलवार रगड़ने की आवाज पूरे हॉल में एक रिदम बना रही थी। तीसरा कारीगर हडसन एक बड़ी सी टेबल पर फैला हुआ था। वह कागजों पर कुछ नक्शे बना रहा था, शायद किसी नई रक्षा प्रणाली का ब्लूप्रिंट। माहौल एकदम शांत और काम में डूबा हुआ था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। दरवाजे पर आहट हुई। सिल्वी ने मुड़कर देखा और उसका मूड, जो सुबह की रोमांस की वजह से गुलाबी था, अचानक ग्रे हो गया। वहां आयत खड़ी थी, अपने कुछ शाही गार्ड के साथ, सिर ऊंचा, चाल में वही मलिका वाला रुतबा और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। आयत की नजर जैसे ही सिल्वी पर पड़ी, वह सीधे उसकी ओर चली आई। ऐसा लग रहा था जैसे दो रानियां, एक दिल की रानी और एक शहर की रानी, आमने सामने आ गई हों। सिल्वी ने एक बनावटी, थोड़ी सी कड़वी मुस्कान के साथ आयत का स्वागत या ताना किया। अरे, ब्लड मून सिटी की रानी साहिबा यहाँ? सिल्वी ने अपनी आवाज में जरूरत से ज्यादा मिठास घोलते हुए कहा। इतनी जहमत क्यों उठाई आपने? किसी नौकर को बोल देती, वो आपका काम कर देता। आप क्यों अपने नाजुक पैरों को कष्ट दे रही हैं? सिल्वी का इशारा साफ था, तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहां से। लेकिन आयत, वह तो कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने सिल्वी के ताने को हवा में उड़ा दिया। आयत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। शुक्रिया तुम्हारी चिंता के लिए सिल्वी, आयत ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मुझे अपने काम खुद करना पसंद है, और वैसे भी मैं यहाँ बिन बुलाए नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ से खुद बुलावा आया था। बुलावा? किसका बुलावा? सिल्वी का माथा ठनका। तभी कोने में बैठा जैक, जो अब तक तलवार चमका रहा था, आयत को देखते ही अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। वह दौड़ते हुए आया और आयत के सामने झुककर बड़े आदर के साथ बोला, माफी चाहता हूं मलिका, आपको यहां आने की तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन क्या करूं, काम ही ऐसा था। जैक ने उत्साह में हाथ हिलाते हुए कहा, दरअसल सर ध्रुवांश ने, जी हाँ, हमारे मास्टर के करीबी दोस्त ने आपके लिए एक खास तोहफा तैयार करने का ऑर्डर दिया था, जिसका काम अभी अभी पूरा हुआ है। मैं चाहता था कि आप खुद यहाँ आकर उसे देख लें, ताकि अगर कोई कमी हो तो मैं उसे अभी ठीक कर दूं। ध्रुवांश? आयत के लिए तोहफा? ये सुनते ही दो चेहरों पर दो अलग अलग भाव आए। आयत का चेहरा खिल उठा, उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुवांश ने उसके लिए कुछ बनवाया है, तो वह कल रात इसी तोहफे की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ सिल्वी का मुंह ऐसा बन गया जैसे उसने करेले का जूस पी लिया हो। क्या तोहफा? मेरे लिए तो कुछ नहीं बनवाया, और इस महारानी के लिए स्पेशल गिफ्ट? ध्रुवांश, आप मरोगे मेरे हाथों से। जैक को इन दोनों के बीच की कोल्ड वॉर का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो बस एक कलाकार था जिसे अपनी कला दिखानी थी। वह दौड़कर अपनी मेज के पास गया और एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई तलवार लेकर आया। उसने आयत के सामने वह कपड़ा हटाया। वाह! आयत के मुंह से अनायास ही निकल गया। वह एक अद्भुत तलवार थी। उसका ब्लेड साधारण लोहे का नहीं, बल्कि गहरे लाल रंग का, यानी क्रिम्सन रेड का था, जैसे जमे हुए खून से बना हो। लेकिन उस लाल रंग के ऊपर चमकीले सिल्वर रंग से फूलों के पैटर्न बने हुए थे। वो फूल ऐसे लग रहे थे जैसे खून के सागर में चांदी के कमल खिले हों। तलवार का हैंडल यानी मोट भी किसी कलाकृति से कम नहीं था। उसका हैंड गार्ड एक खिले हुए फूल के आकार का था, जो पकड़ बनाने के लिए एकदम सही था। और सबसे बड़ी बात, उस तलवार से एक अजीब सी पवित्र ऊर्जा निकल रही थी। ये ध्रुवांश की डिवाइन एनर्जी थी, जिसे उसने जैक के जरिए उस तलवार में डलवाया था। जैक ने बड़े गर्व से वह तलवार आयत के हाथों में थमा दी। संभाल कर मलिका, जैक ने कहा, यह सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, ये बेहद शक्तिशाली भी है। सर ध्रुवांश ने कहा था कि आपको एक ऐसा हथियार चाहिए जो ना मरने वाले डेमन्स को भी मार सके। ये तलवार उन्हें काटते ही राख बना देगी। आयत ने उस तलवार को अपने हाथ में महसूस किया। उसका वजन एकदम सही था। उसे ऐसा लगा जैसे ध्रुवांश ने अपनी सुरक्षा का एक हिस्सा उसे दे दिया हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह उस तलवार को और उसके बहाने ध्रुवांश को याद करके मुस्कुरा रही थी। सिल्वी जो पास ही खड़ी थी, ये सब देख रही थी। उसे जलन तो हो रही थी, लेकिन उसे यह भी मानना पड़ा कि तलवार वाकई सुंदर थी। उसने मुंह बिचकाते हुए सोचा, ठीक ठाक ही है, मेरी वाली तलवार इससे ज्यादा अच्छी होगी जब वे मुझे देंगे। तभी गलियारे में भारी कदमों की आहट हुई। एल्डर रैल, ब्लड सेक्ट, अब ब्लड मून सिटी के मुख्य सलाहकार वहां पधारे। उन्होंने आयत को देखा और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मलिका, रैल ने गंभीर आवाज में कहा, मास्टर डेविल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी मुख्य लोगों को मीटिंग हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दिया है। उसमें मैं, आप, खुद मास्टर डेविल, ड्यू और मास्टर लकी शामिल होंगे।
आयत समझ गई कि ये मूनलाइट रेल्म और ब्लड मून सिटी के बीच के समझौतों को अंतिम रूप देने या हंटर ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए है। ठीक है, आयत ने अपना गिफ्ट कसकर पकड़ा और रेल की ओर मुड़ी। चलो एल्डर। जाते जाते उसने जैक की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। शुक्रिया जैक, मुझे ये बहुत पसंद आई। अपने मास्टर से कहना थैंक यू। ये बोलकर वो रेल के साथ हॉल से बाहर चली गई। सिल्वी ने राहत की सांस ली। शुक्र है गई बला। आयत के जाने के बाद हॉल में फिर से कारीगरों की आवाजें गूंजने लगीं। तभी रिकार्डो, जो अब तक चुपचाप अपना काम कर रहा था, एक छोटी सी कांच की शीशी लेकर सिल्वी के पास आया। उस शीशी में गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ था जो अंदर से चमक रहा था। रिकार्डो ने झुककर सिल्वी को वो शीशी दिखाई। लेडी सिल्वी, रिकार्डो ने सम्मान के साथ कहा, ये रेड ब्लड कोर रिकवरी पोशन तैयार है। मास्टर के निर्देशानुसार मैंने इसे बनाया है। ये बेहद शक्तिशाली है। इसे पीने के बाद आपका कमजोर पड़ा स्पिरिचुअल कोर पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। आपकी थकान, आपकी कमजोरी सब गायब हो जाएगी। ये एक अच्छी खबर होनी चाहिए थी। किसी भी मरीज के लिए ये अमृत जैसा था। लेकिन सिल्वी के चेहरे पर खुशी की जगह एक गहरी चिंता की लकीर उभर आई। उसने उस लाल चमकते हुए पोषण को देखा और उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में एक तूफान खड़ा हो गया। पोषण, सिल्वी ने मन ही मन सोचा, ये मेरे कोर को ठीक कर देगा, मुझे ताकत देगा। लेकिन उसका डर कोई साधारण डर नहीं था। मेरा कोर, मेरे अंदर की वो सील। सिल्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये पोषण मेरे स्पिरिचुअल कोर को ठीक करते वक्त उस सील से टकराया तो, अगर इसने उस सील को भी ऊर्जा दे दी या उसे छेड़ दिया तो वो टूट सकती है। सिल्वी के माथे पर पसीना आ गया। अगर वो सील टूटी तो मेरा असली रूप, मेरा असली अतीत, वो सब कुछ बाहर आ जाएगा जो मैंने इतने टाइम से छुपा रखा है। और अगर ऐसा हुआ, उसकी आंखों के सामने ध्रुवांश का चेहरा आ गया, तो मैं ध्रुवांश को हमेशा के लिए खो सकती हूं। वो मुझसे नफरत करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रिकार्डो उसे सवालिया नजरों से देख रहा था कि वो पोषण ले क्यों नहीं रही। सिल्वी ने खुद को संभाला। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। मुझे ये पीना होगा, वरना ध्रुवांश को शक हो जाएगा कि मैं इलाज क्यों नहीं करवा रही। लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी नेचर एंजल की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। जैसे ही ये पोषण असर करेगा, मैं अपनी अंदरूनी ताकत से उस सील को टूटने से रोकूंगी। मुझे उसे हर हाल में ठीक करना होगा, इससे पहले कि मेरा राज दुनिया के सामने आए। सिल्वी ने कांपते हाथों से वो शीशी थाम ली। ये सिर्फ दवाई नहीं थी, ये एक जुआ था, उसकी जिंदगी और उसके प्यार का जुआ। क्या सिल्वी उस सील को बचा पाएगी, या ये पोषण उस राज को खोल देगा जो ध्रुवांश की दुनिया हिला सकता है? उधर डेविल और हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में क्या होने वाला है? कहानी अब एक बेहद नाजुक और रोमांचक मोड़ पर है। मूनलाइट रेल्म का मुख्य मीटिंग हॉल। ये कमरा जितना भव्य था उतना ही डरावना भी। काली दीवारों पर जादुई नीली लकीरें चमक रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक भारी भरकम गोल मेज रखी थी जिसके चारों तरफ का माहौल बेहद गंभीर था। एक तरफ बैठा था डेविल, सुनहरे मुखौटे के पीछे छिपा मूनलाइट का रहस्यमयी राजा। उसकी बाईं ओर उसका वफादार और चालाक वाइस लीडर लकी बैठा था और उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा था उनका सबसे खूंखार सेनापति ड्यू। तभी दरवाजे से एक शाही आहट हुई। आयत, ब्लड मून सिटी की नई रानी और उनके सलाहकार एल्डर रैन अंदर दाखिल हुए। आयत की चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था, लेकिन आज उसकी चाल से ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसके हाथ में थमी हुई वो नई लाल और चांदी के रंग वाली तलवार। वो उसे ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वो कोई हथियार नहीं बल्कि उसके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। जैसे ही आयत कुर्सी की ओर बढ़ी, कमरे में एक भारी आवाज गूंजी। ठहरिए। ये ड्यू था। उसकी आवाज में एक रूखापन और अनुशासन था। ड्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और आयत का रास्ता रोकते हुए कहा, माफ करना रानी साहिबा, लेकिन नियम तो नियम है। आपको यहाँ हथियार के साथ नहीं आना चाहिए था। इस मीटिंग हॉल में मेरे मास्टर डेविल के सिवा किसी को भी हथियार लाने की इजाजत नहीं है। कृपया अपनी तलवार बाहर रखाएं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सीधा अपमान था, या कम से कम आयत को तो ऐसा ही लगा। आयत की भौएं तन गईं। उसने अपनी पकड़ तलवार पर और मजबूत कर ली। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कह रही थी, कोशिश करके देख लो इसे मुझसे अलग करने की। वो ड्यू को कोई करारा जवाब देने ही वाली थी। उसका मुंह खुला ही था कि ड्यू, पीछे हटो।
एक शांत मगर दमदार आवाज आई। ये डेविल था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, ड्यू को रुकने का इशारा किया। डेविल यानी ध्रुवांश ने अपने मुखौटे के पीछे से आयत को देखा। उसकी नजरों में एक छिपी हुई मुस्कान थी। लगता है ब्लड मून की रानी को उनका तोहफा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, इतना पसंद कि वो एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहती। आयत थोड़ी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेविल को इस बारे में पता होगा। उसने हैरानी से पूछा, आपको इसके बारे में कैसे पता? डेविल हल्का सा हंसा। वो हंसी कमरे में गूंज गई। रानी साहिबा, ये मून लाइट रेल्म है। यहाँ पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो ये तलवार क्या चीज है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छिपा हो। और वैसे भी, डेविल ने थोड़ा झुककर राजदार अंदाज में कहा, उस तोहफे के लिए मेरे खास दोस्त ध्रुवांश ने ही तो मुझे कहा था। वो चाहता था कि आपका तोहफा सबसे बेहतरीन हो। ध्रुवांश का नाम सुनते ही आयत का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। उसके चेहरे पर जो तलखी थी वो गायब हो गई और उसकी जगह एक नरम गुलाबी आभा ने ले ली। उसने अपनी गोद में रखी उस तलवार को देखा। लाल ब्लेड पर बनी चांदी की नक्काशी, वो फूलों वाला हैंडल। उसे वो तलवार नहीं बल्कि ध्रुवांश का प्यार लग रहा था। वो ख्यालों में खोसी गई। उसकी उंगलियां तलवार के हैंडल को सहलाने लगी और फिर अनजाने में उसके दिल की बात जुबान पर आ गई। उसने बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल उनकी तरह। कमरे में सन्नाटा था, इसलिए ये धीमी आवाज भी लाउड स्पीकर की तरह गूंज गई। बिल्कुल उनकी तरह। ये सुनते ही कमरे का तापमान बदल गया। एल्डर रैन जो बगल में बैठे थे, उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। वो अपनी हंसी और शर्म दोनों छुपा रहे थे। अरे बेटी, भरी महफिल में इजहार कंट्रोल करो। लकी और ड्यू ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी लेकिन होठ सिले हुए थे। वे अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और डेविल, मुखौटे के पीछे ध्रुवांश के चेहरे पर एक चौड़ी शैतानी मुस्कान फैल गई थी। वाह भाई ध्रुवांश, लड़की तो पूरी तरह लट्टू हो चुकी है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब किसी ने कुछ नहीं बोला, तब आयत को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो झटके से हकीकत में लौटी। उसने देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं। डेविल की चमकती आंखें, रैल का झुका हुआ सिर और लकी का दबा हुआ चेहरा। आयत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने तुरंत अपना गला साफ किया। उसने अपने चेहरे के भावों को ऐसे बदला जैसे अभी अभी उसने मौसम की बात की हो। उसने एकदम गंभीर और कड़क आवाज बनाकर कहा, हम वो बात कर लें जिसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वक्त बहुत कीमती है। उसकी इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश पर डेविल को और हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। बिल्कुल, डेविल ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा। काम पहले। सभी अपनी कुर्सियों पर सीधे हो गए। हंसी मजाक का माहौल खत्म हुआ और रणनीति का दौर शुरू हुआ। लकी ने मेज पर रखे कुछ कागजात सही किए और बोलना शुरू किया। तो साथियों, मैंने आप सबको यहाँ एक बहुत जरूरी अपडेट के लिए बुलाया है। मेरी बात राय फैमिली से हुई थी। मैंने डेविल भाई का संदेश उनके जरिए हंटर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दिया था। और अच्छी खबर यह है कि लकी ने एक नाटकीय पॉज लिया। हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे मिलने के लिए हामी भर दी है। एक बड़ी मीटिंग तय हो चुकी है। ये सुनते ही एल्डर रैन के चेहरे पर राहत आ गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लॉर्ड डेविल भी तो यही चाहते थे कि बिना लड़े बात बन जाए। आयत ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब वो एक रानी की तरह सोच रही थी। अगर वो मिलने से मना करते तो ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती। मैंने मूनलाइट रेल्म को देखा है, यहाँ की तकनीक और कारीगरों को देखा है। आने वाले वक्त में ये जगह दुनिया पर राज करेगी, इसलिए उनका डेविल से मिलकर चलना ही उनके हक में है। लकी ने उनकी बातों पर गौर किया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। आप सही कह रही हैं, लेकिन लकी ने डेविल की ओर देखा। राय फैमिली ने डेविल भाई के लिए एक और गुप्त संदेश भेजा है, और वो संदेश अच्छा नहीं है। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। सबकी उत्सुकता बढ़ गई। डेविल ने शांत आवाज में पूछा, क्या संदेश है लकी? खुलकर बोलो। लकी ने गहरी सांस ली। राय फैमिली के एम्परर उमंग ने बताया है कि ये कोई साधारण मीटिंग नहीं होने वाली। हंटर ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग में फिमेलिया और डीएच लैंड के सभी एम्परर लेवल के हंटर्स आने वाले हैं। लकी ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, और ये पक्का है कि फिमेलिया, जो हमारा कट्टर शत्रु है, वो हमें वहां लड़ने के लिए उकसाएगा। वो कोई ना कोई ऐसा मौका या जाल जरूर बनाएंगे जिससे वो हम पर वही हमला कर सके और इसे सेल्फ डिफेंस का नाम दे दें। ये सुनकर कमरे में भारी बना गया। लकी अभी रुका नहीं था, और खतरा सिर्फ एम्परर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, हर देश में हंटर ऑर्गेनाइजेशन का एक चीफ होता है। इस मीटिंग में दोनों देशों के हंटर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ और प्रेसिडेंट भी होंगे। लकी की आवाज अब और गंभीर हो गई। प्रेसिडेंट तो आम इंसान है जिनकी सुरक्षा कुछ हीरो और एम्परर करेंगे, लेकिन असली मुसीबत वो हंटर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। खबर है कि वो दोनों एलिमेंटल लेवल के हंटर हैं।
एलिमेंटल लेवल। ये शब्द हवा में किसी पंप की तरह गिरा। लकी ने समझाया, एलिमेंटल लेवल के हंटर प्रकृति की ताकतों आग, पानी, हवा को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। वो अकेले ही एक पूरी सेना को मिटाने की ताकत रखते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये सुनकर एल्डर रैल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आयत की तरफ देखने लगे। आयत भी थोड़ी चिंतित दिख रही थी। भले ही वो इंसानी रैंकिंग सिस्टम नहीं जानती थी, लेकिन एलिमेंटल शब्द और लकी का डर बता रहा था कि मामला गंभीर है। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स था जो बिल्कुल शांत था, डेविल। वो अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे टिके हुए था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसके चेहरे यानी मास्क पर जरा भी शिकन नहीं थी। एल्डर रैन और आयत ने जब डेविल को इतना रिलैक्स देखा तो उन्हें लगा, वाह क्या आत्मविश्वास है। शायद डेविल के लिए ये एलिमेंटल वाले भी बच्चे हैं, तभी तो ये इतने बेफिक्र हैं। उन्हें क्या पता था कि डेविल के दिमाग में क्या चल रहा है। डेविल ने अपने मास्क के पीछे से कनखियों से आयत को देखा। उसने मन ही मन एक गहरी सांस ली और सोचा, बेटा ध्रुवांश बच गए। शुक्र है कि मैंने आयत को अपने साथ रखने का फैसला किया। ये लोग एलिमेंटल लेवल चिल्ला रहे हैं। अरे इन्हें क्या पता कि मेरे बगल में जो एक खूबसूरत बम बैठी है, इसने मूनलाइट आने से पहले जिस अनडेड सेनापति की धज्जियां उड़ाई थी, वो खुद एक एलिमेंटल लेवल का मॉन्स्टर था। ध्रुवांश को वो मंजर याद आया। आयत ने उस मॉन्स्टर को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों बार काटा था। अगर वो राक्षस अमर ना होता तो आयत उसका कीमा बनाकर कबाब बना चुकी होती। ध्रुवांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दुनिया को लग रहा है कि डेविल अपनी ताकत दिखाएगा। उन्हें क्या पता कि डेविल तो अपनी बॉडीगार्ड रानी के भरोसे बैठा है। अगर उन एलिमेंटल वालों ने ज्यादा चूम चौपट की तो मैं बस पीछे हट जाऊंगा और कहूंगा, आयत जरा देखना इन्हें। बेचारी आयत। वो ये सोचकर डेविल की इज्जत कर रही थी कि वो कितना शक्तिशाली और निडर है, और यहाँ डेविल मन ही मन आयत की आरती उतार रहा था कि हे देवी आप ही बचाना। मीटिंग अब अपने असली रोमांचक मोड़ पर थी। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी, मोहरे तैयार थे और सबसे बड़ा खिलाड़ी अपनी सबसे ताकतवर चाल यानी आयत को छिपा कर बैठा था। क्या हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में आयत का गुस्सा फूटेगा और क्या डेविल अपनी पोल खुलने से बचा पाएगा? कहानी अब एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रही है। मीटिंग हॉल में अभी भी रणनीतियों का दौर चल रहा था। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसका अंदाजा सबको था, लेकिन अब वक्त एक्शन का था। डेविल यानी ध्रुवांश ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए टेबल पर रखे नक्शे को एक बार और देखा। फिर उसने अपना सिर उठाया और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में अंतिम फैसला सुनाया। सुनो, डेविल ने सबकी ओर देखते हुए कहा, हालात गंभीर हैं। हमारे पास यहाँ ब्लड मून सिटी में 3 ऐसे फाइटर हैं जो किसी भी एम्परर लेवल हंटर का सामना कर सकते हैं। हमारे तीनों एल्डर्स। इसके अलावा स्काई सिटी में 2 और हैं, ड्यू और लकी। उसने आयत की ओर देखा। और अगर हम ब्लड मून की रानी और मुझे भी गिन लें तो हमारी ताकत और बढ़ जाती है। लेकिन डेविल रुका। उसकी आंखों में एक रणनीतिक चमक थी। इतने सारे बाहुबलियों का एक साथ वहां जाना ठीक नहीं होगा। अगर हम सब चले गए तो मूनलाइट रेल्म को कौन संभालेगा? दुश्मन इसी मौके की फिराक में रहते हैं। उसने अपनी उंगली उठाई और टीम का ऐलान किया। इसलिए इस मीटिंग में सिर्फ 4 लोग जाएंगे, ब्लड मून की रानी, मैं, डेविल, एल्डर रेल और ड्यू। फिर उसने अपनी बाईं ओर बैठे लकी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी। लकी, डेविल ने गंभीरता से कहा, तुम यहीं रुकोगे। मेरी गैर मौजूदगी में पूरे मूनलाइट रेल्म, स्काई सिटी और ब्लड मून सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनते ही लकी का चेहरा ऐसे पिचक गया जैसे किसी ने उसके हाथ से आइसक्रीम छीन ली हो। उम्मीद की किरण बुझ गई और उसकी जगह एक झुंझलाहट ने ले ली। लकी ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। हद है यार, मतलब मेरी नाम ही लकी है, बाकी तो सब बैड लक ही चल रहा है। वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। हर बार यही होता है। जब भी कोई मजेदार मिशन होता है, जब भी कहीं एक्शन होने वाला होता है, भाई मुझे घर का चौकीदार बनाकर छोड़ जाते हैं। और इस ड्यू के बच्चे को देखो। लकी ने कनखियों से ड्यू को देखा। ड्यू जो डेविल के पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक बेहद बारीक मगर जलाने वाली मुस्कान थी। उसने लकी को एक नजर देखा और अपनी भौहें नचा दी, जिसका सीधा मतलब था, बेटा तुम घर संभालो, अपन तो चले टूर पे। ड्यू की वो स्माइल लकी के जले पर नमक नहीं बल्कि पूरी लाल मिर्च छिड़कने का काम कर रही थी। लकी का मन कर रहा था कि ड्यू के सर पर तबला बजा दे, लेकिन वो जानता था कि डेविल का फैसला अटल है। और कहीं न कहीं उसे ये भी पता था कि डेविल मूनलाइट रेल्म को लेकर उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए अपना घर उसे सौंप कर जा रहा है। लकी ने गहरी सांस ली और भारी मन से कहा, ओके डेविल भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। भले ही उसका दिल रो रहा था। मीटिंग खत्म हुई, अब निकलने का वक्त था। ध्रुवांश ने टेबल के नीचे बड़ी सफाई से अपनी कलाई पर बंधी टेलीपोर्टर वॉच में टाइम और लोकेशन सेट की। उसने बटन दबाया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही बाकी सब भी सम्मान में खड़े हो गए। ध्रुवांश ने आयत और एल्डर रेल की ओर देखा। तैयार हो जाओ,
उसने कहा, वहां जाने के लिए मेरा टेलीपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा अलग है। तुम्हें मुझसे शारीरिक संपर्क बनाना होगा, मुझे टच करना होगा। फिर उसने ड्यू की ओर देखा। ड्यू, तुम्हें जानते हो तुम्हें क्या करना है? जी मास्टर। ड्यू ने सिर झुकाया और अगले ही पल उसका शरीर काले धुएं में बदल गया। वो धुआं फर्श पर रेंगता हुआ सीधे ध्रुवांश के पैरों के पास गया और उसकी परछाई में समा गया। अब वहां ड्यू नहीं था, बस ध्रुवांश की परछाई थोड़ी और गहरी हो गई थी। ये नज़ारा देखकर एल्डर रेल की आंखों में हैरानी थी, लेकिन आयत के लिए ये सामान्य था क्योंकि वो जानती थी कि डेविल की ताकतें अजीबोगरीब हैं। अब बारी थी एल्डर रेल और आयत की। ध्रुवांश ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए, जैसे कह रहा हो, आओ मेरा हाथ थाम लो। एल्डर रेल, जो वैसे तो बहुत बुजुर्ग और समझदार थे, लेकिन डेविल के सामने हमेशा नर्वस हो जाते थे। वो झिझकते हुए आगे बढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं गलत जगह छू लिया तो डेविल भस्म ना कर दे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से डरते डरते ध्रुवांश का बायां हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ ढीली थी, जैसे कोई गर्म तवे को छू रहा हो। अब सबकी नजरें आयत पर थीं। ध्रुवांश का दाहिना हाथ आयत के लिए खाली था। वो हथेली फैला इंतजार कर रहा था। आयत अपनी जगह पर खड़ी थी। वो ध्रुवांश के हाथ को देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। मैं इनका हाथ कैसे पकड़ूं? आयत ने सोचा। ध्रुवांश, यानी असली ध्रुवांश के साथ हाथ पकड़ना अलग बात है। वो मेरा दोस्त है, शायद उससे ज्यादा, लेकिन ये डेविल? उसका मन उसको रोक रहा था। ध्रुवांश अपने मास्क के पीछे मजे ले रहा था। वो देख रहा था कि आयत कैसे सोच में डूबी है। ध्रुवांश मन में कहता है, अरे मिस मालिक इतना क्या सोच रही हैं? मैं ही हूं आपका ध्रुवांश। हाथ ही तो पकड़ना है, शादी का फेरा थोड़ी लेना है। काफी देर सोचने के बाद आयत ने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने ध्रुवांश का हाथ थामने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ बहुत शालीनता से ध्रुवांश के कंधे पर रख दिया। ये एक सम्मानजनक दूरी भी थी और संपर्क भी। ध्रुवांश मुस्कुराया। चलो कंधे से ही काम चला लेंगे, स्मार्ट गर्ल। टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले ध्रुवांश को कुछ याद आया। उसने अपना हाथ, जिसे आयत ने नहीं पकड़ा था, उसे हवा में ले आया। हवा में एक चमक हुई और उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार अंगूठी आ गई। उसने वो अंगूठी आयत की ओर बढ़ाई। इसे पहन लो, डेविल ने कहा। आयत ने सवालिया नजरों से देखा। ये क्या है? ये सिर्फ एक जेवर नहीं है, ध्रुवांश ने समझाया। ये एक सेपरेशन रिंग है। इसे पहनते ही तुम्हारी आभा, तुम्हारी वो जानलेवा हाई लेवल की ताकत पूरी तरह छिप जाएगी। तुम सामने वाले को सिर्फ एक आम खूबसूरत इंसान दिखोगी। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हम दुश्मनों के गढ़ में जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मीटिंग शुरू होने से पहले ही हमारी असली ताकत का अंदाजा हो जाए। सरप्राइज का मजा ही कुछ और होता है। आयत समझ गई, ये एक रणनीतिक चाल थी। उसने सिर हिलाया और वो अंगूठी ले ली। जैसे ही उसने अपनी अंगूठी अपनी उंगली में डाली, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी वो भारी भरकम और डरावनी आभा, जिससे कमजोर लोग कांपने लगते थे, अचानक गायब हो गई। अब वो सिर्फ एक बेहद हसीन लड़की लग रही थी, कोई खूंखार योद्धा नहीं। ध्रुवांश ने खुद वो अंगूठी नहीं पहनी थी। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। डेविल के रूप में उसका मास्क ही काफी था। वो मास्क ना सिर्फ उसकी पहचान छुपाता था, बल्कि उसकी डिवाइन एनर्जी को बदलकर एक काली, डरावनी और रूह कपा देने वाली आभा में तब्दील कर देता था। तैयार हो? ध्रुवांश ने पूछा। तैयार, आयत और रेल ने एक साथ कहा। घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचा। शुम, एक हल्की सी नीली रोशनी हुई और अगले ही पल मीटिंग हॉल खाली हो गया। वे गायब हो चुके थे। दोपहर का वक्त, मिरिफ्ट सिटी, राय फैमिली का शाही पैलेस। सूरज सिर पर था। राय फैमिली के पैलेस के बाहर सुरक्षा कड़ी थी। एम्परर उमंग ने पहले ही कह दिया था कि आज कुछ बहुत वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। ज्यादा गार्ड्स तैनात थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मेडिकल सिटी, राय फैमिली का शाही पैलेस। पैलेस का मेन गेट खुला और वहां एक ऐसा नजारा दिखा जिसने वहां खड़े हर शख्स की धड़कनें रोक दी। ये कोई आम मेहमानों की एंट्री नहीं थी, ये एक तूफान की दस्तक थी। सबसे आगे डेविल चल रहा था। उसका काला लबादा हवा में लहरा रहा था और चेहरे पर वो सुनहरा मुखौटा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसकी एक तरफ ड्यू था, एक चट्टान की तरह मजबूत और परछाई की तरह खामोश। दूसरी तरफ आयत थी, ब्लड मून सिटी की रानी। उसकी खूबसूरती और रुतबा ऐसा था कि देखने वाले पलक झपकाना भूल जाएं। और उनके ठीक बगल में एल्डर रेल थे, जिनकी आंखों में हजारों सालों का अनुभव झलक रहा था। पैलेस के गार्ड्स, जो आमतौर पर एम्परर लेवल के योद्धाओं को देखकर भी नहीं घबराते थे, आज कांप रहे थे। डेविल के शरीर से निकलने वाली आभा यानी ऑरा इतनी भारी और डरावनी थी कि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी महल के अंदर से हड़बड़ाहट की आवाजें आईं। भागते हुए 3 लोग वहां पहुंचे। सबसे आगे राय फैमिली के मुखिया विश्वास राय थे। उनके पीछे उनका बड़ा बेटा और देश का एम्परर उमंग, और सबसे पीछे छोटा बेटा कबीर।
विश्वास राय की सांसें फूली हुई थीं। उन्होंने डेविल को देखते ही तुरंत हाथ जोड़ लिए और झुककर माफी मांगी। माफी चाहते हैं, हमें बेहद अफसोस है कि हमें आने में देरी हो गई। डीमन लॉर्ड की स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। प्लीज प्लीज अंदर आइए। विश्वास राय की आवाज में डेविल के लिए डर और इज्जत का मिला जुला भाव था। ध्रुवांश अपने पुराने अंकल को ऐसे घबराते हुए देख मुखौटे के पीछे मुस्कुराया। उसने बहुत ही विनम्र और शांत आवाज में कहा, मिस्टर राय, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम यहां जंग लड़ने नहीं, मेहमान बनकर आए हैं। चलिए। डेविल की यह सादगी और भारी आवाज सुनकर विश्वास राय को थोड़ी राहत मिली। वे उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़े। लेकिन उमंग, जो खुद एक एम्परर लेवल का हंटर था, उसकी हालत खराब थी। वो डेविल के पीछे चल रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है। डेविल की ताकत का दबाव इतना ज्यादा था कि उमंग के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। कबीर भी हैरान था। वो पहले भी डेविल यानी ध्रुवांश से मिल चुका था, लेकिन तब उसे डेविल की ताकत का इतना एहसास नहीं हुआ था। आज डेविल कुछ और ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मौत चलकर आ रही हो। वे सभी पैलेस के एक बेहद आलीशान ड्राइंग रूम में पहुंचे। ये कमरा विलासिता की मिसाल था। बीच में एक बड़ी सी कांच की टेबल थी, जिसके चारों तरफ मखमली सोफे रखे थे। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और छत पर झूमर लगे थे। विश्वास राय ने बड़े सम्मान के साथ डेविल और उनके साथियों को बैठने का इशारा किया। डेविल, आयत और एल्डर रेल सोफे पर बैठ गए। विश्वास राय, उमंग और कबीर उनके सामने वाले सोफे पर बैठे। लेकिन ड्यू अपनी जगह पर खड़ा रहा, बिल्कुल सीधा, किसी खंबे की तरह, डेविल के सोफे के ठीक पीछे। उसके हाथ पीछे बंधे थे और नजरें बांस की तरह पूरे कमरे पर गड़ी थीं। विश्वास राय ने ड्यू को देखा और विनम्रता से कहा, सर ड्यू, आप भी बैठ जाइए ना, हमारे मेहमान हैं। ड्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पलक तक नहीं झपकाई। डेविल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे के तनाव को थोड़ा कम कर गई। माफ करना मिस्टर राय, डेविल ने पीछे मुड़कर ड्यू को देखते हुए कहा। ये ड्यू ऐसा ही है, अपने रूल्स, अपनी ड्यूटी और मेरे लिए थोड़ा जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब तक मैं यहां हूं, ये मेरी सेफ्टी के लिए खड़ा रहेगा। इस मामले में तो ये मेरी भी नहीं सुनता, जिद्दी है थोड़ा। विश्वास राय मुस्कुरा दिए। उन्हें ड्यू की वफादारी देखकर रश्क हुआ। हम सर ड्यू से पहले भी मिल चुके हैं। वो सच में अपने काम में बेस्ट हैं। ऐसी वफादारी आज के जमाने में कहाँ मिलती है। अब बारी थी परिचय की। विश्वास राय ने गला साफ किया और अपने बेटों की ओर इशारा किया। सबसे पहले उन्होंने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। इसे तो आप जानते ही होंगे लॉर्ड डेविल, मेरा छोटा बेटा कबीर। ये आजकल मूनलाइट रेल्म में ही ट्रेनिंग कर रहा है। कबीर ने अपनी जगह से खड़े होकर बेहद सम्मान के साथ झुककर ग्रीट किया। डेविल ने कबीर को देखा। उसे अपने दोस्त पर गर्व हो रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, हाँ, मैं जानता हूं, काफी मेहनती और काबिल लड़का है आपका। मैंने उसकी लगन देखी है। अपने बेटे की तारीफ सुनकर विश्वास राय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह तो आपका बड़प्पन है सर। फिर उन्होंने उमंग की ओर इशारा किया। और ये है उमंग, मेरा बड़ा बेटा और डीएच लैंड के 5 एम्परर्स में से एक। डेविल ने उमंग की ओर देखा। इन्हें कौन नहीं जानता। एम्परर उमंग के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। उमंग ने एक सदी हुई मुस्कान दी और हल्का सा सिर हिलाया। उसने कबीर की तरह झुककर ग्रीट नहीं किया। आखिर वो भी एक एम्परर था, उसका अपना ईगो था। डेविल ने इसे नोटिस किया लेकिन इग्नोर कर दिया। अब बारी थी ड्यू की। ड्यू एक कदम आगे आया। उसकी आवाज कमरे में गूंजी जैसे कोई उद्घोषक बोल रहा हो। मैं आप सभी को मूनलाइट रेल्म के प्रतिनिधियों से मिलवा देता हूं। उसने सबसे पहले एल्डर रेल की ओर हाथ दिखाया। ये हैं एल्डर रेल, मूनलाइट रेल्म के अंतर्गत आने वाली ब्लड मून सिटी के मुख्य सलाहकार और सेनापति। फिर ड्यू का हाथ आयत की ओर घूमा। आयत बेहद शांत और ग्रेसफुल बैठी थी। उसने सप्रेशन रिंग पहन रखी थी, इसलिए वो एक नाजुक और बेहद खूबसूरत लड़की लग रही थी। ड्यू ने बहुत चालाकी से उसका असली नाम, जो उसे भी नहीं पता था, उसे छुपाते हुए कहा। और ये हैं ब्लड मून सिटी की रानी। आप इन्हें ब्लड क्वीन कह सकते हैं, क्योंकि इनका असली नाम कोई नहीं जानता। ब्लड क्वीन, ये नाम सुनते ही कबीर और उमंग की नजरें आयत पर टिक गईं। एक रहस्यमयी रानी। आखिर में ड्यू ने डेविल की ओर इशारा किया और झुक गया। और ये हैं मेरे मास्टर, मूनलाइट रेल्म के बेताज बादशाह, डीमन लॉर्ड, लॉर्ड डेविल। और मैं हूं इनका छोटा सा सेवक और स्काई सिटी का सेनापति ड्यू। परिचय का दौर खत्म हुआ। विश्वास राय का बटलर चाय और रिफ्रेशमेंट्स रखकर चले गए। अब वक्त था असली मुद्दे का। डेविल ने चाय की चुस्की ली, मास्क को थोड़ा सा हटाकर, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया, और विश्वास राय से पूछा,
तो मिस्टर राय, रिकवरी पोशन के लॉन्च की तैयारी कैसी चल रही है? क्या हम दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार हैं? विश्वास राय के चेहरे पर एक व्यापारी वाली चमक आ गई। आपको जानकर बहुत खुशी होगी लॉर्ड डेविल कि इस पूरे प्रोजेक्ट को खुद कबीर हैंडल कर रहा है। इसने जो आइडियाज निकाले हैं वो कमाल के हैं। उन्होंने कबीर की ओर देखा। कबीर, लॉर्ड डेविल को सब कुछ एक्सप्लेन करो। कबीर ने हाँ भी सिर हिलाया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब एक छात्र वाली नर्वसनेस नहीं, बल्कि एक लीडर वाला आत्मविश्वास था। उसने रिमोट दबाया और कमरे में लगा प्रोजेक्टर ऑन हो गया। दीवार पर कुछ 3D इमेजेस आ गईं। लॉर्ड डेविल, कबीर ने समझाना शुरू किया, हमने रिकवरी पोशन को सिर्फ एक दवाई की तरह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करने का सोचा है। हम इसे 3 अलग अलग फॉर्मेट में ला रहे हैं। उसने पहली इमेज दिखाई, एक सुंदर सा लॉकेट। पहला है द पेंडेंट। ये एक छोटी सी कांच की शीशी होगी जो लॉकेट के अंदर होगी। ये हंटर्स के गले में रहेगी, देखने में स्टाइलिश और जरूरत पड़ने पर तुरंत तोड़कर यूज की जा सकती है। इमरजेंसी के लिए बेस्ट है। फिर दूसरी इमेज, एक स्प्रे जैसी परफ्यूम बॉटल। दूसरा है स्प्रे बॉटल। ये छोटी पॉकेट साइज शीशियां होंगी। स्प्रे करने से हम कम दवाई में ज्यादा बड़े घाव को कवर कर सकते हैं। ये किफायती भी है और असरदार भी। और फिर तीसरी इमेज, एक छोटा सा हाईटेक इंजेक्टर। और तीसरा है दी इंजेक्टर। ये हमारा सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हमारी रिसर्च के मुताबिक अगर रिकवरी पोशन को घाव के ऊपर लगाने के बजाय सीधे खून यानी ब्लड स्ट्रीम में डाला जाए तो उसका असर दुगना तेज हो जाता है। कबीर की आंखों में चमक थी। इसका मतलब है सर कि हम आपके दिए हुए 50% वाले पोषण से ही 100% वाले पोषण जितना फायदा ले सकते हैं। कम लागत में ज्यादा असर। डेविल ध्रुवांशी सुनकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, वाह यार कबीर, तू तो सच में जीनियर निकला। 50% वाले माल को 100% के भाव में बेचने का जुगाड़ निकाल लिया। काबिले बंदा। डेविल ने तालियां बजाईं। बहुत अच्छे कबीर, इंप्रेसिव। ये सच में बहुत स्मार्ट मूव है। लेकिन फिर डेविल के अंदर का रणनीतिकार जाग गया। उसने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, लेकिन कबीर, एक बात बताओ, क्या ये इंजेक्शन वाला आइडिया हीरो लेवल के ऊपर के लोगों पर काम करेगा? क्या ये एम्परर्स को ठीक कर पाएगा? ये सवाल सुनते ही कबीर का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा उतर गया। वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने नाम ही सिर हिलाया। नहीं सर, यही इसकी कमी है। ये सिर्फ हीरो लेवल तक के हंटर्स पर ही पूरी तरह काम करेगा। उसने चार्ट दिखाते हुए समझाया। उसके ऊपर के हंटर्स यानी एम्परर लेवल, उनका शरीर और खून बहुत गाढ़ा और शक्तिशाली होता है। उनके लिए यह पोषण बहुत कमजोर पड़ जाएगा। अगर एक एम्परर को 50% तक भी ठीक करना है तो उन्हें या तो 100% शुद्ध रिकवरी पोषण चाहिए होगा, या फिर हमारे वाले कम से कम 10 इंजेक्शन एक साथ लेने होंगे। और स्प्रे करने या पीने से तो उन्हें शायद 10% भी फायदा न हो। कमरे में थोड़ी खामोशी छा गई। ये एक बड़ी लिमिटेशन थी। एम्परर्स जो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं, उनके लिए यह संजीवनी पूरी तरह कारगर नहीं थी। लेकिन तभी एक हाथ कबीर के कंधे पर आया। ये ड्यू था। ड्यू, जो अब तक पत्थर बना खड़ा था। उसने कबीर की ओर देखा। उसकी सख्त आंखों में एक हल्की सी नरमी थी, एक मास्टर की अपनी स्टूडेंट के लिए। ड्यू ने धीमे स्वर में कहा, सच्चाई को स्वीकार करना और अपनी कमियों को जानना, ये एक अच्छे शोधकर्ता की निशानी है। तुमने अच्छा काम किया है कबीर। कबीर, जिसे ड्यू से ऐसे वर्ड्स की उम्मीद नहीं थी ट्रेनिंग के दौरान, आज ये तारीफ सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने झुककर ड्यू को देखा और गदगद आवाज में कहा, थैंक यू मास्टर ड्यू। ध्रुवांश ने यह देखा और मुस्कुराया। उसकी टीम, उसके लोग और उसके दोस्त सब अपनी अपनी जगह सही काम कर रहे थे। अब बस इंतजार था उस बड़ी मीटिंग का, जहां असली खेल शुरू होने वाला था। क्या रिकवरी पोशन दुनिया को बदल पाएगा? और अब जब एम्परर उमंग और कबीर भी साथ हैं, तो हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में क्या धमाका होगा? कहानी जारी है। मिरेकल सिटी के शाही महल के उस आलीशान ड्राइंग रूम में अब तनाव की जगह एक नई ऊर्जा ने ले ली थी। कबीर ने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया और गहरी सांस ली। उसने रिकवरी पोशन का जो बिजनेस प्लान और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझाई थी, वो इतनी सटीक और प्रभावशाली थी कि कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विश्वास राय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वो अपने छोटे बेटे को देख रहे थे, जो कल तक सिर्फ एक हंटर बनने का सपना देखता था, लेकिन आज एक मंझा हुआ व्यापारी भी लग रहा था। उमंग, जो एम्परर था और जिसे खुश करना आसान नहीं था, उसके चेहरे पर भी एक चौड़ी मुस्कान थी। उसे राहत थी कि उसके कंधों का बोझ बांटने के लिए उसका छोटा भाई अब पूरी तरह तैयार है। डेविल यानी ध्रुवांश से मिलने के बाद उमंग की रही सही शंकाएं भी दूर हो गई थीं। उसे समझ आ गया था कि डेविल का मकसद तबाही मचाना नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बनाना है। तभी कमरे की शांति को ड्यू की भारी आवाज ने तोड़ा। ड्यू, जो अब तक किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, उसने कबीर की ओर देखते हुए कहा, कबीर का प्लान बेहतरीन है, लेकिन
ड्यू की आंखों में एक रणनीतिक चमक थी। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, उसकी लॉन्चिंग धमाकेदार होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से हंटर ऑर्गेनाइजेशन की होने वाली वो सबसे बड़ी हंटर रेड ही इसके लिए सबसे सही मंच रहेगी। सबकी नजरें ड्यू पर टिक गईं। ड्यू ने अपनी बात समझाई। सोचिए, वहां हजारों हंटर्स मौत से जूझ रहे होंगे। उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? रिकवरी की। अगर हम अपना पोषण वहां उनकी मदद के लिए लॉन्च करें तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक मसीहा वाला कदम लगेगा। उमंग ने मेज पर हाथ मारा। बिल्कुल सही ड्यू, आपका दिमाग कमाल का है। और वैसे भी हंटे ऑर्गेनाइजेशन उस पूरी रेड को दुनिया भर में लाइव दिखाने वाला है, ताकि फेमिलिया और डी हंटलैंड के हंटर एक दूसरे को ना मारे। करोड़ों लोग उसे देखेंगे। इससे बड़ी पब्लिसिटी और क्या हो सकती है? विश्वास राय अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, आपदा को अवसर में बदलना बेहतरीन विचार है, लेकिन इसके लिए हमें हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी चाहिए होगी। उन्होंने डेविल की ओर देखा। लॉर्ड डेविल, आपको हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में इस रेड को सेफ बनाने का प्रस्ताव रखना चाहिए। उन्हें समझाइए कि हमारे पोषण से हंटर्स की जान बचेगी। इससे उस जानलेवा रेड को एक स्पोर्ट्स कंपटीशन का रूप दिया जा सकता है। ये सुनकर डेविल यानी ध्रुवांश के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वो जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, डेविल ने पूछा, वैसे ये हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ होने वाली है? ये सवाल सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। विश्वास राय और उमंग की हंसी गायब हो गई। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। विश्वास राय ने थोड़ा आगे झुककर दबी आवाज में कहा, सर, मीटिंग तो सुरक्षित जगह पर है, लेकिन वहां का माहौल वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डेविल ने भ्रुकुटी चढ़ाई। मतलब? विश्वास राय ने समझाया, सर, हंटर ऑर्गेनाइजेशन आपको भड़काने की पूरी कोशिश करेगा। वो चाहते हैं कि आप अपना आपा खो दें और उन पर हमला कर दें, ताकि उन्हें आपसे लड़ने का, पूरी दुनिया को आपके खिलाफ करने का एक बहाना मिल जाए। उन्होंने एक और कड़वी सच्चाई बताई, और इसमें फेमिलिया सिटी के हंटर चीफ उनका पूरा साथ देंगे। आपको याद होगा, जब हंटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपनाने के लिए वोटिंग हुई थी तो वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने ना कहा था। वो आपसे और मूनलाइट रेल्म से नफरत करते हैं। ये सुनकर डेविल के होठों पर मास्क के पीछे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ओह, तो दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझसे दिल से नफरत करता है? डेविल ने मजे लेते हुए कहा, तब तो उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आखिर देखो तो सही मेरे दुश्मनों में कितना दम है। विश्वास राय का चेहरा अभी भी पसीने से भीगा था। ड्यू ने यह देखा और अपनी छाती पर हाथ रखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर राय, मेरे मास्टर के होते हुए वहां कुछ भी गलत नहीं होगा, और अगर कुछ गलत हुआ भी तो उसे सही करने के लिए मैं हूं। तभी एक बहुत ही शांत लेकिन रूह कांप देने वाली आवाज आई, और अगर किसी ने हद पार की तो वो उनके लिए आखिरी गलती होगी। सबकी नजरें आवाज की दिशा में घूमी। वो आयत थी। वो सोफे पर बेहद आराम से बैठी थी। उसका ध्यान किसी पर नहीं था। वो बस अपने हाथ के लंबे लाल रंग के नाखूनों को बड़े गौर से देख रही थी, जैसे उनमें ब्रह्मांड का कोई राज छिपा हो। उसने सिर भी नहीं उठाया था, बस नाखूनों को देखते देखते ये बात बोल दी थी। उसने अपने नाखूनों पर हल्की सी फूंक मारी और फिर मुस्कुराते हुए बेहद मासूमियत से कहा, वैसे भी मुझे मेरा तोहफा इस्तेमाल करने का बहुत मन है। वो खून मांग रही है। तोहफा इस्तेमाल करने का मन है? ये सुनते ही कमरे में बैठे 3 लोगों, डेविल, एल्डर रेल और ड्यू के तोते उड़ गए। उनके हलक सूख गए। एल्डर रेल ने मन ही मन भगवान को याद किया, हे ऊपर वाले, ये तो मीटिंग में ही कत्लेआम मचा देगी। ड्यू, जो हमेशा सख्त रहता था, उसने भी एक बार निगलने की कोशिश की। और डेविल ध्रुवांश ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। अरे यार, इसने तो बड़ी आसानी से बोल दिया। लेकिन पंगा ये है कि ये मजाक नहीं कर रही। अगर उन हंटर चीफ्स ने जरा सी भी टेढ़ी बात की तो ये सच में उनकी गर्दन उड़ा देगी। मुझे नहीं लगता कि एलिमेंटल लेवल के हंटर भी आयत के गुस्से के सामने 5 मिनट टिक पाएंगे। बेचारे कबीर, विश्वास राय और उमंग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि तोहफा क्या है और आयत किस कॉन्फिडेंस में बोल रही है। उन्हें लगा शायद ये कोई लड़की वाला एटीट्यूड है। उन्हें क्या पता था कि ये प्रलय की चेतावनी है। बाहर शाम ढल चुकी थी। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का संगम था। राय फैमिली के पैलेस के पोर्च में काफिला तैयार था। कुछ बेहद शानदार कस्टम मेड ब्लैक कारें खड़ी थीं। ये आम कारें नहीं थीं। इनका डिजाइन भविष्य की गाड़ियों जैसा था और हर कार के बोनेट पर राय फैमिली का शाही लोगो चमक रहा था। पूरे डी हंटलैंड में इन कारों को रास्ता देने के लिए ट्रैफिक अपने आप रुक जाता था। ड्राइवर ने आदर के साथ दरवाजे खोले। पहली कार में विश्वास राय और उमंग बैठे। बीच वाली सबसे लग्जरी लिमुजीन में डेविल और आयत बैठे और सबसे पीछे सुरक्षा कार में कबीर और ड्यू सवार हुए।
इंजन की धीमी गड़गड़ाहट के साथ गाड़ियां चल पड़ी। शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए वो डी हंट लाइन के बाहरी इलाके की ओर बढ़े। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद हवा में नमक और ताजगी की महक आने लगी। वो समुद्र किनारे पहुंच गए थे। कारों का काफिला एक विशालकाय गेट के सामने रुका जो ऑटोमेटिकली खुल गया। अंदर का नजारा देखकर ध्रुवांश की आंखें चमक उठी। वहां समुद्र के ठीक किनारे एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना हुआ था। ये बंगला किसी हॉलीवुड मूवी के सेट जैसा लग रहा था। एक विशाल हरा भरा गार्डन जिसके बीच में संगमरमर का फाउंटेन चल रहा था। बंगले के पीछे एक निजी बंदरगाह था जहां एक मध्यम आकार का लग्जरी जहाज खड़ा था जो लहरों पर धीरे धीरे डोल रहा था। कारें फाउंटेन का चक्कर लगाकर मेन एंट्रेंस पर रुकीं। ड्राइवरों ने दौड़कर दरवाजे खोले। डेविल और आयत बाहर निकले। ठंडी समुद्री हवा ने आयत के बालों को लहराया। उसने गहरी सांस ली। मूनलाइट रेल्म के बाद ये जगह उसे सुकून देने वाली लगी। डेविल ने उस सफेद रंग के विशाल बंगले को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरान होकर पूछा, क्या यही होने वाली है वो मीटिंग? हंटर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस तो ऐसा नहीं होता। विश्वास राय जो अब तक कार से उतर चुके थे जोर से हंसे। नहीं लॉर्ड डेविल, मीटिंग यहां नहीं है। उन्होंने बंगले की ओर बाहें फैलाते हुए कहा, यह हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। जब भी आप डी हंटलैंड आए तो ये आपका घर है। आप यहीं रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यहां आपकी प्राइवेसी में कोई खलल नहीं डालेगा। ध्रुवांश ने मन जी मन खुश होते कहा, अंकल ने तो पूरा टोनी स्टार्क वाला विला गिफ्ट कर दिया। विश्वास राय उन्हें अंदर नहीं बल्कि बंगले के एक साइड विंग की ओर ले गए जो पूरी तरह से कांच का बना हुआ था। जैसे ही वहां की लाइटें जली, ड्यू और कबीर की आंखें भी चौंधिया गई। वो एक हाईटेक गैराज था। वहां एक से बढ़कर एक भविष्य की तकनीक से बनी कारें खड़ी थीं। कुछ मैट ब्लैक, कुछ सिल्वर, कुछ डीप ब्लू। विश्वास राय ने एक कार के बोनेट पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, लॉर्ड डेविल, ये साधारण गाड़ियां नहीं हैं। इनको डीमन क्रिस्टल और दुर्लभ ट्रेड नाइट क्रिस्टल से बनाया है। ये पूरी तरह बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ हैं। उन्होंने एक रिमोट जैसा डिवाइस डेविल की ओर बढ़ाया। ये हाईली मॉडिफाइड है। इनमें लेटेस्ट वेपन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग मोड और यहां तक कि पानी पर चलने की क्षमता भी है। ये सब अब आपका है। फिर उन्होंने एक तरफ इशारा किया जहां कुछ डिजाइनर सूट और कपड़े रखे थे। हमने आप सभी, रानी साहिबा, ड्यू और एल्डर रेल के लिए मीटिंग के कपड़े भी यहीं तैयार रखवाए हैं। आप लोग यहाँ फ्रेश हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं और फिर यहीं से हम सीधे मीटिंग के लिए निकलेंगे। डेविल ने उस ऐशो आराम को देखा। उसने महसूस किया कि राय फैमिली सिर्फ उसका सम्मान नहीं करती बल्कि उसे अपना मानती है। उसने विश्वास राय के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया मिस्टर राय, ये तोहफा कीमती है। आयत भी गैराज में खड़ी एक लाल रंग की सुपर कार को देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। उसे वो कार अपनी नई तलवार के साथ मैचिंग लग रही थी। हालांकि उसे न कार चलानी आती थी न उसके बारे में कुछ पता था। अब तैयारी का वक्त था। कुछ ही देर में वो उस मीटिंग में जाने वाले थे जो शायद पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली थी। क्या हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में आयत को गुस्सा आएगा? क्या डेविल अपनी नई कार चलाएगा? और फेमिलिया के हंटर चीफ का क्या होगा? कहानी अब एक हाई वोल्टेज ड्रामा की ओर बढ़ रही है।